So this is called dedication. आपका नाम? ये भी आपका लड़का है? मतलब आप 2 लोगों को लेके काम करते हो? बहुत बढ़िया बात है यार। ऐसा धूप में लेके घूमते हो? और ये? चलो बढ़िया बढ़िया काम करते रहो, लेकिन धूप में मत घुमाओ। बाय। इनकी यार ये सिचुएशन देख के मुझे बॉर्डर मूवी का सनी देओल का एक डायलॉग याद आ गया। मथुरा दास जी, आपकी छुट्टी इसलिए सैंक्शन हुई है क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम है। जिंदगी में किसके घर में प्रॉब्लम नहीं है? जिंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है, पर लेकिन उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकाले वही असलियत में एक सही इंसान है, और कई सारे इंसान जो हैं उन प्रॉब्लम के नीचे दब जाते हैं। आधा डायलॉग सनी देओल का है और आधा मेरा है, ठीक है। मतलब कहने का ये है यार, जिंदगी में ना हर एक इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम है। आप लोगों को क्या लगता है मैं आप लोगों के सामने बैठता हूँ, हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, मेरी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ चल रही है? ऐसा कुछ नहीं है, पीछे इतनी सारी दिक्कतें हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही एक दोस्त बैठा हुआ था और मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब था, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट हो रखा था, और थोड़ी देर बाद ही मैंने कहा कि यार वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो जैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा तो वो एक दूसरा इंसान देखता है, तुरंत कहता है कि वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में कहता है ये क्या था? मैंने कहा क्या मतलब? कह रहा अभी तो यार मूड ख़राब था और वीडियो बनाते टाइम ऐसा लग रहा है कि इसे ज़िंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। तो यार ज़िंदगी में हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना ही हमारा इंसान होने का ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये एक सबूत है कि हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना जानते हैं। अब इस इंसान के घर में हो सकता है कि वाइफ बीमार है या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है, डेथ हो गई। तो एक तो ये तरीका है कि घर छोड़कर घर पे बैठ जाए, सारे काम छोड़कर बच्चों को देखने के लिए, पर लेकिन उससे जो है सबका पेट नहीं भरेगा, ठीक है। तो उनको साथ में रखना, अपना काम भी करना, तो इससे बड़ी भी दिक्कत है क्या यार आप लोगों की ज़िंदगी में? कल मैंने जब बोला कि आप लोग कितने घंटे पढ़ पा रहे हो, एक बच्चा कह रहा है कि सर 1 घंटा मैं पढ़ाई के लिए निकाल पाया। मेल कर रहा है बाकायदा मुझे। मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया? कह रहा है सर मन नहीं कर रहा है। बेटा ये मन नहीं है, ये ना आप लोगों की ज़िंदगी में ना जो माँ बाप की कमाई की अय्यासी चल रही है ना, कि माँ बाप मेहनत करके आप लोगों को पैसा दे देते हैं लाके, और आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेते हैं। तो मन तो तब होगा ना जब अपनी मेहनत की कमाई जो है उड़ाओगे, तब पता चलेगा आप लोगों को कहाँ से आती है मेहनत की कमाई। एक बच्चा जो है ना वो माँ बाप की रेस्पेक्ट कई बार तब तक नहीं करता जब तक वो खुद माँ बाप नहीं बन जाते हैं। उनको तब पता चलता है कि एक माँ बाप जो है वो बच्चों के लिए किस हद तक क्या क्या कर गुजरते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में यार अगर आप लोगों को ये एक अच्छी ज़िंदगी मिल रही है कि आप लोग एक बुद्धिजीवी की तरह सोच पा रहे हैं, आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, एक अच्छे खासे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ने को आप लोगों को मिल रहा है, और ये लेक्चर आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये अपने माँ बाप की बदौलत आप लोग देख पा रहे हैं। और उन माँ बाप के लिए आप लोग अपने अंदर इच्छा तक नहीं ला पा रहे हैं पढ़ने की। तो यार इससे अच्छा ना एक तरीके से क्या ही बोलूँ, बस कई बार बुरे शब्द भी आते हैं दिमाग में, पर लेकिन कंट्रोल कर लेता हूँ। मतलब सोचो 1 मिनट के शीशे के सामने जाके 3-4 गालियाँ दे लो अपने आप को, 2-4 थप्पड़ मार लो मिल्खा सिंह की तरीके से। मतलब मन नहीं कर रहा है अंदर से पढ़ने का। किस चीज़ के लिए हो यहाँ पर जब आप लोग का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? पढ़ाई के लिए होना यहाँ पे, और उसी काम को करने का मन नहीं कर रहा है तो यार छोड़ दो ना, कुछ और कर लो जिसमें मन लग रहा है। कम से कम अपना टाइम तो ढंग से यूटिलाइज करो। तो ज़िंदगी में आप लोगों को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। अंधेरों को देखकर आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि अक्सर तारे जो हैं वो अंधेरे में चमका करते हैं, और जिस इंसान ने अंधेरों को देखकर घबराना सीख लिया वो इंसान कभी भी जिंदगी में कुछ ढंग की चीज़ अचीव नहीं कर पाएगा। तो हमेशा प्रॉब्लम जो है वो इंसान की लाइफ का पार्ट बनती है, तो इसका मतलब है कि वो उसको स्ट्रॉन्ग बना के जाएगी। किसी भी ऐसे लीडर के बारे में उठा के देख लो इस धरती पर जिसने कुछ अचीव किया है, और फिर उसकी बैकग्राउंड में जाकर उसकी स्टोरी पढ़ना, आप लोगों की आंखों में पानी आ जाएगा, या फिर आप लोग बोलेंगे कि वाह कैसे ये इंसान यार यहाँ तक पहुँच गया। कुछ आप लोगों के अंदर मोटिवेशन भर जाएगा। तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, पर लेकिन वो अपने काम पर बैठ रहा है तो अपने काम को कर रहा है वो। तो इसलिए ज़िंदगी में तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 6 से लेकर 8 घंटे पढ़ाई करो अपनी ज़िंदगी में। कल मैंने पूछा था कि कितने घंटे पढ़ाई करी है, आज बताओ कितने घंटे पढ़ाई करी है, और कल कितने घंटे पढ़ाई करने वाले हो। कल का दिन कैसा रहा ये भी डेली आप लोगों से पूछूंगा, और आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में लिखा करो। मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। इसका मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको लिखो। जब लिखोगे ना तो अंदर से गहरियत आएगी, अगर कल का दिन ढंग से यूटिलाइज नहीं किया होगा, और अगर ढंग से यूटिलाइज किया होगा तो कॉन्फिडेंस में लिखोगे और आगे का भी दिन ढंग से यूटिलाइज करोगे। मैं इसी चीज़ के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। ये चाहिए मुझे, और चाहिए तो चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर एक दिन जो है वो ढंग से यूटिलाइज करो। एक एक दिन जोड़कर 365 दिन बनते हैं। 365 दिन में अगर लगकर पढ़ाई कर दोगे ना तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। पर लेकिन है तक है, एक दिन कर लिए, एक दिन मजे कर लिए, तो उससे बाहर आप लोगों को निकलना है। ठीक है,
बहुत ही शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। आज का इंपॉर्टेंट डे जो है 26 अगस्त, और इंपॉर्टेंट डे के साथ में आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी जो आप लोग कई सारे देखने को मिलेंगे। एक तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में, शानदार आर्टिकल है, सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा कि महिलाओं का क्या क्या पार्टिसिपेशन है, खासकर जो आज की डेट में हमारी कंट्री में आप लोग बात करते हैं, खासकर साइंस के अंदर में। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यार जो कि आप लोगों को एसए में बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि एसए में अक्सर आप लोगों से निबंध पूछे जाते हैं जिसमें आप लोगों को वुमेन के बारे में और साइंस के बारे में पूछे जाते हैं। तो यार ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके एंड में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसमें भी आप लोगों को अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। शानदार स्कीम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, स्किल के बारे में बहुत शानदार एक आर्टिकल है, और इसके एंड में तो 3-4 क्वेश्चन भी आप लोगों के निकल कर आएंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इनके आंसर जरूर देखो, टकटकी लगाकर देखना है आर्टिकल, मजा आ जाएगा आप लोगों को जब इस आर्टिकल को आप लोग सुनोगे। इसके अलावा भी और कई सारे आर्टिकल हैं यहाँ पर। यूरोप के अंदर क्या कंडीशन चल रही है उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। सिचुएशन जो है यूरोप की खस्ता हालत हो रखी है, यानी कि बहुत सारे आर्टिकल है, और फिर न्यूज एनालिसिस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन उससे पहले डे है इंपॉर्टेंट यहाँ पर 26 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। महिलाएं खासकर अपने वोटिंग राइट के लिए लड़ी थी यूएसए के अंदर में, जब से यहाँ पर हम लोग ये डे है सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी खुशनसीबी है हम लोग भारत के अंदर पैदा हुए हैं। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वोटिंग राइट के बारे में बात की गई ना, हमारे संविधान निर्माताओं ने सबको इक्वल रख दिया, यानी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एज का क्राइटेरिया रख दिया। 21 साल अगर एज है तो आप लोग वोट डाल सकते हो। सबको ये अधिकार नहीं मिले हैं दुनिया में, लोगों को लड़कर ये अधिकार लेने पड़े हैं। और यूएसए भी उसमें से एक कंट्री है जहां पर महिलाओं के द्वारा 1920 में, समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 1920 में उनके द्वारा यहाँ पर अपने अधिकार को अडेप्ट करने के लिए, अपने अधिकार को एक तरीके से अचीव करने के लिए उनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई, तब जाकर उनको वोटिंग राइट मिला। वरना वुमेन को सेकंड सिटीजन की तरीके से देखा जाता था। तो ये वुमेन इंपावरमेंट के बारे में आप लोग बोल सकते हैं। जहां आप लोगों को लगता है आप लोग ये अधिकार आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो अधिकारों के लिए अक्सर आप लोगों को लड़ना चाहिए, और ड्यूटी के टाइम पर हमेशा आप लोगों को रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसी के साथ में यार फिर से वही बोलूंगा, लेक्चर को टकटकी लगाकर देखना है। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर आप लोग तभी दोगे जब आप लोग टकटकी लगाकर देखोगे। कुछ आर्टिकल हिंदू के, कुछ इंडियन एक्सप्रेस, कुछ पीआईबी के, अलग अलग आर्टिकल रहते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है ये इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस रखा गया, क्योंकि हर दिन जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए खोज कर लाए जाते हैं, वो भी क्वेश्चन के साथ में। तो सबसे ज्यादा खासियत इसकी यही रहती है ताकि क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे पाओ। मेंस आंसर राइटिंग कोटेशन मैं कई बार आप लोगों से वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर पाता हूं, पर लेकिन रेगुलर आप लोगों को टेलीग्राम पर ही देखने को मिलती है। तो टेलीग्राम पर जाकर आप लोग ये सारी चीजें जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे तो टेलीग्राम पर आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने यहाँ पर शेयर कर रखी हैं, अगर आप लोग इनको यहाँ पर देखोगे। ये कोटेशन होगी आप लोगों के लिए, इसी के साथ में यहाँ पर वोकैबुलरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कल मैंने जीआई टैग के बारे में हिंदी और इंग्लिश में दोनों से रिलेटेड आप लोगों के लिए यहाँ पर चीजें शेयर की हैं। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही शानदार है। आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर ले कीजिए, कोई भी डाउट आप लोगों को देखने को मिलेगा। WTO के बारे में इंफॉर्मेशन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कवर हो गई है। ठीक है, बाकी पीडीएफ अगर चाहिए होती है इस लेक्चर की तो आप लोगों को SLV जो स्टडी लेवल वीर है वहां पर मिल जाता है। और आंसर राइटिंग अगर करना है तो वो वीर तालियान वाला यहाँ पर आप लोग ग्रुप देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे रेगुलरली आंसर राइटिंग करते हैं, तो आप लोग भी आंसर राइटिंग करिए और एक दूसरे के आंसर को आप लोग रिव्यू करिए, जिससे कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। ये चीजें कुछ ऐसी हैं, इनको लाइफ का पार्ट बना लीजिए। बोला गया है कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। अगर एक इंसान जो पढ़ा लिखा, आप लोग कई बार पढ़ा लिखा बेवकूफ आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आप लोग पढ़ लिए काफी अच्छे से, पर लेकिन आप लोग जब रास्ते में चल रहे हैं, केला खा रहे हैं, केले के छिलके इधर उधर डाल रहे हैं, कोई भी आप लोग बिस्किट वगैरह खा रहे हैं उसके रैपर इधर उधर डाल रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, पानी की बोतल पी, प्लास्टिक इधर उधर फेंक दी, तो रियलिटी में ये एजुकेशन का प्रूफ नहीं है। ये एक तरीके से अभद्र व्यवहार है अपने इन्वायरमेंट को लेकर। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है। तो एक एजुकेटिंग जो है एक तरीके से जो पर्सन को किया जाता है, उसके माइंड को एजुकेट करना, एक तरीके से उसके दिल को भी एजुकेट करने वाली बात है कि वो सोसाइटी के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके। तो एजुकेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए तो बड़ी ही बेहतरीन सी ये कोटेशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ये है आज की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, पहचानो कौन, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में थी और जानबूझकर मैंने ये पिक्चर इनकी लगाई है। क्यों? क्योंकि अगर इनकी कोई और पिक्चर लगाता तो आप लोग पहचान लेते कि किस प्रोफेशन से आती है। तो मैंने बहुत ही मशक्कत करके पिक्चर ढूंढी अलग से। मैंने कहा इनके प्रोफेशन के बारे में पिक्चर नहीं होनी चाहिए। तो देखता हूँ कौन कौन आप में से इनको पहचान पाता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए पर्सनैलिटी कौन है और ये किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कल एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था लाइगर।
ये एक ऐसी मूवी है जिसको बाइकआउट करने के ऊपर बातें चल रही थी, पर लेकिन जैसी ये मूवी है मुझे लग नहीं रहा है कि इसको बाइकआउट करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है वो एक तरीके से दरकिनार करने वाली स्टोरी है। स्टोरी में जिस तरीके की चीज़ें दिखाई गई ना, वो मतलब लगा नहीं कि इंसान जो है एक ढंग से मूवी बनाने के मूड में है। तो यहाँ पर बाइकआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप में से किसी ने देखी अपना रिव्यू अगर देना चाहता है तो आप लोग रिव्यू दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वैसे जितना मैंने इसके बारे में सुना वो सारे रिव्यू जो हैं वो अब तक नेगेटिव आ रहे हैं। तो बॉलीवुड का जो करियर है वो गड्ढे में जा रहा है। रीज़न क्या है? कुछ भी इनोवेटिव करने के लिए तैयार नहीं है, बस कॉपी मारने के लिए तैयार है। कॉपी मार लेंगे इधर उधर से, कोई भी मूवी उठाएंगे उसमें से चुरा लेंगे कुछ। जिंदगी में यही काम रहता है। तो इस तरीके की हरकतें फिर आप लोगों को देखने को मिलती है। खुद का माइंड कुछ लगाना नहीं है, बस इधर उधर से कॉपी मारना है। तो ये सिचुएशन मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी। अपना इनोवेटिव माइंड जब तक इंसान यूज नहीं करेगा तब तक कैसे सक्सेस पाएगा? एक हद तक ही तो चीजें कर सकते हो। इनको ये लगता है कि जनता बेवकूफ है, ठीक है। तो आप लोग क्या रहे इस मूवी के बारे में, आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं। अब अच्छे से आर्टिकल डिस्कस करते हैं एक एक कर डिटेल में। शायद एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा कि एक बिहारी सब पर भारी, ठीक है। इसका अगर कोई और भी डायलॉग का वर्जन आप लोग बना सकते हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। पर लेकिन मुझे बड़ा ही प्यारा सा एक इसका वर्जन मिला कि एक नारी सब पर भारी, यानी कि जो नारी है अगर आप लोग देखोगे तो वो एक तरीके से जननी मानी जाती है। पर लेकिन जिस साइंस के ऊपर हम लोग गर्व करते हैं कि साइंस ने हम लोग को इतना कुछ दिया, साइंस की वजह से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ज़मीन से चांद पर और मंगल पर पहुँच गए, उसी साइंस में जब वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं बहुत कम आप लोगों को दिखाई पड़ता है। पर फिर भी अब रिसेंटली काफ़ी सारा ऐसा आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पर हमारी कंट्री की जो महिलाएं हैं, जो नारी हैं, उन्होंने झंडे एक तरीके से फहराए हैं। अभी मैंने आप लोगों से एक न्यूज़ डिस्कस की थी जिसमें मैंने आप लोगों से बात की थी कि फिलहाल जो है डीटीसी की जो बसें हैं उसके अंदर भी जो वुमेन ड्राइवर आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि कोई भी एरिया आप लोग आज की डेट में कम से कम एटलीस्ट ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ये काम इस औरत से नहीं होगा, ठीक है। वो औरत जो हमको पैदा कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है, ये बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बोले कम आके तो ये बिल्कुल भी एक तरीके से सही नहीं होगा। पर लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है इच्छा शक्ति की। कई सारी औरत ऐसी होती हैं जिनको सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसा रख दिया जाता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ यार हमको तो यही करना है, चूल्हा बर्तन ही करना है, रोटियाँ करनी है, वही एक तरीके से बच्चे पालने हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी एक तरीके से आप लोगों को बोलना पड़ेगा, अप्रिशिएट वुमेन को भी करना पड़ेगा कि इतनी सारी समस्याओं के होते हुए भी वो वहाँ से निकल कर आ जाती है। तो उनके लिए थम्स अप यहाँ से फिर निकल कर आता है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से ये एक जो हमारी सोसाइटी में एक लड़का है और लड़की को जब आप लोग कंपेयर करोगे तो लड़की को ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। मैं नहीं कह रहा कि लड़कों को सब फ्री में मिल जाता है, पर लेकिन एज कम्पेयर टू लड़कियों के देखोगे तो ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी रिसेंटली कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे आते हैं और यूपीएससी का फेवरेट एरिया है वुमेन, बच्चे, नॉर्थ ईस्ट। ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से अक्सर आप लोग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वुमेन इंपावरमेंट के लिए। और जीएस पेपर 1 के अंदर में यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे कई सारी महान पर्सनैलिटी हैं आप लोगों के सामने। इनमें से पिक्चर में से अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि पहचानो इनके नाम लिखो, तो क्या आप लोग इनके नाम कमेंट बॉक्स में लिख पाओगे? अच्छा, इनमें से कितनों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख पाओगे? देखता हूँ किस किस को आप लोग पहचान पाते हो। एटलीस्ट एक पर्सन को तो आप लोग पहचानोगे। बताइए इनमें से कितनों को आप लोग पहचान पाते हो। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी इसी मंथ में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला कि एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनको पहली पर्सनैलिटी होने का दर्जा मिला, किसमें? CSIR में, ठीक है। यानी कि जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है उसके 80 साल के करियर में जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, पहली बार किसी महिला को यहाँ पर एक तरीके से उसका हेड बनाया गया, ठीक है। डॉक्टर AN, जिनका नाम है यहाँ पर क्लाइस सेल्वी, ठीक है। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, पहली महिला है यहाँ पर। और वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए पार्टिसिपेशन में, रिसर्च में, तो आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं थोड़ा सा यहाँ पर। अगर आप लोग ऐसे उठाकर देखेंगे पिछले 15-20 सालों के, तो आप लोगों को एक तो वुमेन के ऊपर कोई ना कोई ऐसे जरूर देखने को मिलेगा, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ इसमें वुमेन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीका ये प्रो टॉपिक आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं आसानी से कई सारे। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर यह है डॉक्टर सुब्रमण्यम, यहाँ डॉक्टर सौम्या सुब्रमण्यम, ठीक है। सॉरी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। सुब्रमण्यम याद आ रहे मुझे। तो यहाँ पर अभी ना एक्चुअली हुआ क्या था, मैं ना एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के बारे में। तो उससे रिलेटेड मुझे बार बार वो कनेक्शन बन रहा है, तो वो उसकी वजह से मुझे एकदम डॉक्टर स्वामीनाथन जो थे ना, तो वो वाला दिमाग में चल रहा था। तो डॉक्टर सौम्या सुब्रमण्यम जो स्वामीनाथन, फिर से सुब्रमण्यम
कभी कभी ना दिमाग और जो आवाज़ है ना वो एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करते हैं। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो चीफ साइंटिस्ट WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट की पोस्ट पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके चलते अगर आप लोगों से पूछे कि हमारी कंट्री में जो वुमेन है उनका रिप्रेजेंटेशन कितना आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये याद रखिएगा कि वुमेन जो है उनका अगर आप लोग बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में 2002 से लेके खासकर 2001 से लेके यहाँ पर अगर बात करेंगे 2016-17 तक का, तो ये कई फीसदी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आया। यानी कि यहाँ पर 232 थी और यहाँ पर 941 हो गई, यानी कि 4 गुना लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये कोई एक तरीके से आसान काम नहीं है, पर लेकिन हुआ कितने सालों में, लगभग 16 साल हम लोगों को लग गए। यानी कि 16 साल में 4 गुना महिलाएं जो हैं वो हम लोग यहाँ पर उनकी परसेंटेज बढ़ा पाए यहाँ पर। इसी के साथ में ये तो मैंने आप लोगों से बात की यहाँ पर किसके बारे में, तो इन्वेस्टिगेटर के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें रिसर्चर के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा कि 13.9% थी 2015 में, अभी 2018 में 18.7% आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो ट्रेंड है यहाँ पर, जो पहले आप लोगों को देखने को नहीं मिला करता था, नेचुरल जो साइंस के अंदर में, हेल्थ के अंदर में, एग्रीकल्चर के अंदर में आज की डेट में महिलाएं देखने को मिल रही हैं। तो ये तो थम्सअप है सोसाइटी को कि सोसाइटी में महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, पर लेकिन इससे भी बड़ा थम्सअप है महिलाओं को कि वो एक ऐसे सोसाइटल स्ट्रक्चर से अपने आप को बाहर निकाल कर लेकर आ रही है जो कि सबकी बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर परसेंटेज के बारे में बात करें वुमेन की, तो रिसर्च के अंदर में, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी के अंदर में आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा, हालांकि यहाँ पर 36%। तो ये अलग अलग एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर पोस्ट डॉक्टरल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काफ़ी कम महिलाएं यहाँ पर रिसर्चर में, अगर ग्लोबल एवरेज में आप लोग देखोगे। अगर आप लोग जाओगे ना अगर वर्ल्ड लेवल पर, तो आप लोगों को बहुत सारी महिलाएं हर एक फील्ड में नजर आएंगी। हमारी कंट्री में फिर भी हमारा माइंडसेट देख लो आप लोग एक तो, और एक इस तरीके से माहौल देख लो। आज़ादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग इतना एक अच्छा माहौल नहीं बना पा रहे हैं जिसमें हम लोग बोल सके कि हाँ यार महिला जो है इतने शानदार तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर हर एक फील्ड में हमारे साथ में काम कर रही है। तो इसीलिए आप लोग बोल सकते हैं कि देश की लगभग 50% पॉपुलेशन को हम लोग साथ में लेकर चल ही नहीं रहे हैं भाई। अगर 50% पॉपुलेशन को हम लोग साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं तो दौड़ेंगे कैसे? एक पहिया की गाड़ी चलाओगे क्या? दोनों पहिया जब तैयार होंगे तभी तो गाड़ी चलेगी। हम लोग एक पहिया पे देश को दौड़ाना चाह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं लड़के लड़के बस आगे निकल कर आ जाए, लड़कियों के ऊपर फोकस नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और इसमें बहुत बड़ा मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, यहाँ पे हो सकता है कईयों को ये बात थोड़ी सी चुभ जाए। औरतों के पैर खींचने में मर्दों से ज़्यादा यानी कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं आप लोगों को नजर आएंगी। ठीक है, एक महिला नहीं चाहती है कि वो जो है बेसिकली ये कोई काम कर सके, सबसे ज़्यादा महिला ही एक महिला से चिढ़ती हुई आप लोगों को ज़्यादातर आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, उनमें कॉम्पिटिशन आपस में ज़्यादा रहता है कि एक तरीके से कैसे पैर खींचना है। ऐसा नहीं है कि पर नेगेटिव है, बहुत जगह आप लोगों को पॉजिटिव देखने को मिलेगा, पर लेकिन एक आउटलुक बता रहा हूँ। आप लोगों का क्या परसेप्शन है इसके बारे में, तो मेरी पर्सनल राय होगी। आप लोग ही क्या रहे, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं और आप लोग मुझे गलत भी ठहरा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% सही हूँ। ठीक है, ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया वाइज। ठीक है, पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पर खासकर अगर बात करते हैं महिला का हेल्थ के सेक्टर में, ये यहाँ पर एक ठीक ठाक आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, खासकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर अगर हम लोग बात करते हैं, पोस्ट डॉक्टरेट के लेवल पर अगर बात करेंगे तो डॉक्टरेट की डिग्री में खासकर अगर बात करें, रिसर्च के अंदर में अगर बात करें आप लोग यहाँ पर, तो वो इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगर बात करें स्टिल फिर भी 30% जो है, अगर लेस देन 30% जो कि ग्लोबल एवरेज के हिसाब से काम करेंगे, यानी कि सारे एरिया कहीं पर भी आप लोग जाओ वुमेन का पार्टिसिपेशन ठीक ठीक बढ़ रहा है। पर लेकिन फिर भी जितना पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्री में देखने को मिल रहा है, उतना पार्टिसिपेशन आप लोग को अपने देश में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। तो इसके चलते ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन में, जिसको AISHE ये 2019 में लाया गया, तो उसमें बोला गया 53% जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का इन साइंस एजुकेशन में बैचलर लेवल पर। ठीक है, 55% आप लोगों को देखने को मिलेगा मास्टर लेवल पर रेस्पेक्टिवली। तो यानी कि ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। डॉक्टरेट के लेवल पर अगर बात करें, जो वुमेन ग्रेजुएट है, ये 44% आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मेन है वो लगभग 56%, यानी कि इससे थोड़ा सा पीछे आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो खासकर जो लड़कियों के बारे में बात करते हैं, तो उनके ऊपर पढ़ाई के साथ साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी और भी कई सारी आती हैं, तो उसको चीर कर फाड़ कर उस तामे जामे से बाहर निकलना है, तो उनको हिम्मत और ज़्यादा दिखानी पड़ती है। एक और डेटा है आप लोगों के सामने, ये सारा डेटा पीपीटी में लगाकर आप लोगों को इसलिए देता हूं ताकि कल को निबंध लिखने के लिए आ जाए, आप लोग डिबेट डिस्कशन में कहीं पर जाना चाहते हैं, आप लोग इसी के साथ में किसी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग आप लोगों को करनी है, तो ये डेटा आप लोगों के पास में रहेगा। ठीक है, तो जो आर्टिकल्स होते हैं ना, मान लीजिए वुमेन इंपावरमेंट के मैंने आप लोगों से
अब तक बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या किया करो, उन आर्टिकल्स को चाहो तो आप लोग अलग अलग अपने पास में रख सकते हो, ठीक है। यानी कि ये आर्टिकल इससे रिलेटेड हो गया तो इसको अपने पास में अलग रख लिया, तो ये काम आप लोग कर सकते हो। अच्छा, उस दिन ये आर्टिकल डिस्कस किया था तो उसके पीडीएफ जैसे डाउनलोड करते हो ना आप लोग, तो पीडीएफ में आप लोग मेंशन कर सकते हो कि डेट लिख के कि हाँ इस दिन वुमेन इंपावरमेंट का। और इस सबसे अच्छी चीज अगर आप लोग एक और करना चाहो तो आप लोग चाहो तो खुद के भी पिन पॉइंट छोटे छोटे से नोट्स तैयार कर सकते हो, ठीक है, अगर चाहो तो अपने लिए। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात फिर वही आती है कि कई सारे बच्चे बोलते हैं सर नोट्स के बारे में हम मतलब पूरी पीपीटी से नोट्स बनाए क्या। मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि जैसे आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट करी है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों को नोट्स नहीं बनाने हैं। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी खत्म कर लो, 1-2 बार कम से कम आप लोग 2 बार कम से कम एनसीईआरटी पढ़ लो, और इसके साथ में कम से कम 2-3 महीने लगातार आप लोग करंट अफेयर पढ़ लो। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें तो आप लोगों को लिखनी नहीं है, आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएगी। फिर आप लोग कुछ पर्टिकुलर कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी बस, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की रिकॉल होता आती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो रिपीट होने लगती हैं कुछ टाइम के बाद में, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें समझिए, तो सारी चीज़ों को एक तरीके से नहीं कि नोट्स पोथी पत्रे बनाने बैठ गए, ठीक है। तो ईयर वाइज ईयर यहाँ पर पूरा एक तरीके से यहाँ पर 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट में क्या परसेंटेज है, पोस्ट ग्रेजुएट में, एम फिल में और पीएचडी में, तो ये परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पर महिलाओं को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 2014-15 में बढ़ी, पर लेकिन फिर यहाँ पर कम होती है, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, ठीक है। 15, 18 और 20 में देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक ये डेटा नजर आएगा, जो कि साइंटिस्ट के फील्ड में अगर आप लोग बातें करते हो तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा। इसी के साथ में ओवरऑल स्टेट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन द जो साइंस सेक्टर है उसमें अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर साइंस सेक्टर के अंदर में जो डबल हुआ है, अगर बात करें 2014 से लेकर 2022 तक का, 30,000 से यहाँ पर 60,000 हो गया है। तो ये तो क्लैपिंग बनती है, ठीक है, तो तालियां बजा दो, ये है ऐसे करके ना, ऐसे ठीक है। फील किया करो यार कि हाँ ठीक है कि भले ही ऑनलाइन पढ़ रहे हो, और फील किया करो थोड़ा सा। तो फील कैसे करना है, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछता हो तो उसका तुरंत आंसर दिया करो, ठीक है। तो उससे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है कि सामने ही बैठे हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वाली चीज़ें भी आप लोग एंजॉय कर सकते हो, सारी चीज़ें फील की तो यार आप लोग किसी के साथ में फोन पे बातें कर रहे हो, ठीक है। अगर उसके साथ में आप लोगों का दिल का कनेक्शन है तो आप लोगों को लगेगा वो आप लोगों के साथ में है, भले ही वो 7 समुद्र पार क्यों ना बैठो आप लोगों से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फीलिंग की तो होती है। आप लोग के मम्मी पापा आप लोगों के पास नहीं होते, कई बार आप लोगों से दूर होते हैं, ठीक है, कहीं आप लोग बाहर रह रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। पर लेकिन फिर भी इंसान जो है वो मम्मी पापा के साथ में कनेक्ट कर पाता है, क्यों, क्योंकि फीलिंग कनेक्ट है साथ में। तो फीलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, फीलिंग इंसान से क्या क्या करवा सकती है आप लोगों का अंदाजा भी नहीं है। अंदाजा होगा खासकर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले जो हिसाब में होगा, पर लेकिन रियलिटी में फीलिंग की पावर आप लोग समझ पाओगे जब आप लोग उसका अपने करियर में इस्तेमाल करना स्टार्ट करोगे। वुमेन पार्टिसिपेशन अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में 40 था यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में मेडिसिन के अंदर में 35 था, ये आप लोग समझ सकते हैं डेटा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में 97 साइंटिस्ट हैं, जिसमें से 35 आप लोगों को वुमेन देखने को मिलेगी, ठीक है। डी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में बात करें तो यहाँ पर जो डिवीजन है उसमें 18 में से आउट ऑफ द 11, ठीक है, जो कि आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा 61% जो है हेडेड किए जा रहे हैं वुमेन के द्वारा। तो लार्जर परसेंटेशन लीडरशिप में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट कर रही है। आप लोग खुद देख लो, हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी जो प्रेसिडेंट बनी, 2nd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कौन है, नाम पता है ना, नाम याद हो गया होगा ना अब तक, तो नाम लिखो चलो कमेंट बॉक्स में। पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी हमारे देश की, आप लोग बताइए, ठीक है। पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी हमारे देश की। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये नहीं कि इनके लिए भी आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अगर बात करें तो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको डीआरआई बोलते हैं, उसमें लगभग 80% आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में NIPER हैदराबाद में 21%, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल लैब में ए बेंगलोर के अंदर में 33%, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में 33%, ठीक है। तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम के अंदर में 17%। यानी कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बता रहा हूं मैं हर एक एरिया में, जिससे आप लोग एक छोटा छोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की संख्या कहां पर क्या क्या है, और इसके ऊपर हम लोगों को काम करना है, तो कैसे इसको अभी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। इनिशिएटिव जो लॉन्च किए गए प्रमोट करने के लिए वुमेन इन साइंस, तो उसमें विज्ञान ज्योति प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन जाएगा कि बताओ विज्ञान ज्योति प्रोग्राम में जो है वो किसके डिपार्टमेंट में से निकल कर आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से निकल कर आप लोगों को आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते यहाँ पर अंडर रिप्रेजेंटेशन जो वुमेन की है इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसके ऊपर काम करने के लिए इससे यूपीएससी मेंस ने क्वेश्चन पूछा स्टेम के बारे में। तो स्टेम के बारे में हमेशा याद रखेगा, इसके अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, तो 4 कैटेगरी में यहाँ पर इसको डिवाइड करके देखा जाता है कि ये वो एरिया है जो जनरली
एक मेल डोमिनेटेड एरिया माने जाते हैं। साइंटिस्ट बन रही है, टेक्नोलॉजी में जा रही है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, वुमेन को कहते हैं कि मैथ लेके क्या करेगी, होम साइंस ले लेना यार तू, ठीक है। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा सोसाइटी में लड़कियों के लिए इस तरीके से बात करते हुए। पर लेकिन आज की डेट में बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो इंजीनियरिंग कर रही हैं, बहुत सारी लड़कियां आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो सबसे बड़ा मैं आप लोगों को बोलूं, खासकर लड़कियों के बारे में अगर यहाँ पे बात की जाए, अब आज की डेट में सबसे बड़ी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, रियलिटी में आप लोग चाहती हैं खासकर लड़कियां कि उनकी एक जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी चले, तो एट लीस्ट एक जॉब अपने हाथ में जरूर रखना, ठीक है। ये मेरी तरफ से एक सजेशन बोल सकते हो, बड़ा भाई मान के या फिर दोस्त मान के या फिर टीचर मान के, जो भी आप लोगों को सूटेबल लगता है, एक जॉब आप लोग जिंदगी में जरूर ले लो। अगर आज की डेट में इंडियन सोसाइटी के अंदर आप लोग एक गरिमा वाली जिंदगी जीना चाहते हो, अगर जॉब नहीं होगी ना, वो वाली जिंदगी आप लोग जीने वाले हो जिसका आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, अंदाजा भी नहीं होगा। हालांकि मैं वर्ड गलत बोल रहा हूँ, अंदाजा तो आप लोगों को हो गया, आप लोगों ने खूब देखा होगा आसपास में बहन को, किसी को, यार किसी दोस्त को, तो बहुत ही बुरी कंडीशन है यार, ठीक है। चाहे कोई पढ़ी लिखी सोसाइटी में भी क्यों ना हो, वहां पर अगर आप लोग एक तरीके से हाउसवाइफ बनकर जा रहे हैं तो आप लोगों को एक इक्वल दर्जा मिलेगा ही नहीं, बहुत ही रेयर चांसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पुराने टाइम पे चीजें चल जाती थी, पर लेकिन आज के टाइम पर आप लोगों का अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। अगर आप लोग एक इंडिपेंडेंट लाइफ, अपना डिसीजन खुद का लेना चाहते हैं, हो सकता है कल को चलेगी किसी के थॉट आप लोगों के साथ में ना मिले, तो एटलीस्ट आप लोगों को इतना होना चाहिए ना कि आप लोगों की जिंदगी चलती रहे, सामने के वाले के ऊपर डिपेंडेंट है हो। और ये बात मैं लड़कों को भी बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को भी कोशिश करनी है कि अपनी जिंदगी को अपने ऊपर एक तरीके से पैरों पर खड़े करके चलना है। हालांकि लड़कों के ऊपर तो समाज रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है कि तुमको जॉब करनी है, पर लड़कियों के पास में ऑल्टरनेटिव रखते हैं कि तुमको जॉब भी नहीं करनी तो चल जाएगा, तुम ना चूल्हा बर्तन कर लेना, बच्चे पाल लेना। तो ये बातें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। एक बच्ची की पढ़ाई के ऊपर पैसा लगाना ज्यादा बेहतरीन है एज कंपेयर टू उसके दहेज के ऊपर पैसा देना। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ ज्यादा जरूरी है चीजें, और ये खासकर हमारी सोसाइटी में आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा। हालांकि अब फिलहाल चीजें बढ़ रही हैं, पहले कंपेयर में मैं आप लोगों से यहाँ पे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये जो साइंस एंड टेक्ने वाला, ये इसमें यूपीएससी भी यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछती है। इसी के साथ में यहाँ पर अभी बात करें तो स्कूल लेवल के अंदर में जो खासकर ऐसी लड़कियां जो काफ़ी अच्छी हैं पढ़ने में, 9 से लेकर 12 तक का, उनको एनकरेज किया जा रहा है कि वो स्टेम वाले फील्ड में आए, उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। किरण के बारे में भी आप लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें 2014-15 में प्रोवाइड करेगी थी अपॉर्चुनिटी वुमेन साइंटिस्ट को, ताकि वो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर आगे आकर बन सके। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने खुद इसमें आकर यहाँ पर काम किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी यहाँ पर खासकर जो वुमेन है खासकर यूनिवर्सिटीज के अंदर में, तो उसमें लेकर आने की बात की गई यहाँ पर, ठीक है। तो स्किल मैन पावर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब में फ्यूचर में खासकर वुमेन को पार्टिसिपेशन करने की यहाँ पर बात की जा रही है। मूवी देखिए मंगल, जो आप लोगों ने अभी यहाँ पर जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी, उसमें देखा कितनी सारी वुमेन का पार्टिसिपेशन वहां पर दिखाया गया है। तो ये है वुमेन के अंदर, ऐसा नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी है। एक तो सबसे पहले तो समाज उसको एक तरीके से गलत हिसाब से देखता है, समाज तो देखता ही देखता है, वो खुद भी अपने आप को उसी कैटेगरी में मानने लगती है कई बार कि यार हमसे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत सारे मेल आते हैं कि सर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यार कैसे नहीं कर पाओगे, आप लोग यूपीएससी का रिजल्ट तो उठाकर देखो, टॉपर फर्स्ट रैंकर कौन है उठाकर देखो, और भी मैंने बोला हमारे देश की प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। क्यों अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हो यार, अपने आप में पावर रखो कि हाँ आप लोग कर सकते हो, और आप लोग करके आराम से निकलोगे भी अगर अपने ऊपर आप लोग का पूरा ट्रस्ट रहेगा, ठीक है। इसी के साथ में एसएलवी परिवार तो ही है, टेंशन खाए को लेनी है, चीज़ें तो आप लोगों को मिल ही रही ना प्रॉपर, तो इसको आप लोग इतना एंजॉय कर सकते हो। और यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिलती है यार आज की डेट में, यूट्यूब पे, गूगल पे, नोट्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, हर एक सब्जेक्ट की सारी चीज़ें हैं आप लोगों के पास में, बस आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट डालना है सर्च करने में, सारी चीज़ें अवेलेबल आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। इनिशिएटिव जो लॉन्च किए गए प्रमोट करने के लिए वुमेन इन साइंस में यहाँ पर, तो इंडो यूएसए फेलोशिप फॉर द वुमेन इन द स्टेम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट स्टेम आप लोगों को जो प्रोग्राम है ये आया, जिसमें इंडिया और यूएसए का सिस्टम एक साथ में मिलकर लॉन्च किया गया। इसी के साथ में जेंडर एडवांस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, ये गति प्रोग्राम यहाँ पर निकाल कर लेकर आया गया, जिसमें यहाँ पर एक तरीके से वुमेन को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी जेंडर इक्वलिटी स्टेम वाले सेक्टर में। कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एक्सीलेंस इन द वुमेन, ये खासकर वुमेन का नाम दिया गया है वुमेन यूनिवर्सिटी, तो इसका नाम क्योर दिया गया। तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महिलाओं को आगे लेकर आने की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, हम लोग को काम करना जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको CSIR आप लोग बोलते हैं। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कब बनाए गए 1942 में, ठीक है। आज के डेट में कहाँ बैठे हैं 2022 में, तो कितने साल हो गए बने हुए बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, कौन है प्राइम मिनिस्टर बताइए, मतलब इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है वो है, बताइए कौन है यहाँ पर। डायरेक्टर जनरल कौन है, ये तो अभी मैंने डिस्कस भी किया, नाम याद होना चाहिए आप लोगों को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कई बार
पूछ ली जाती है। और यहाँ तक ही नहीं रुकी हमारी सरकार के द्वारा आगे बढ़कर यहाँ पर इसके लिए अवार्ड भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे पर्टिकुलर, जिससे कि चलते यहाँ पर और ज्यादा लोग जो हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में आए। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेम पर आप लोगों को दिया जाता है, जो कि फर्स्ट फाउंडर थे यहाँ पर CSIR के, तो उनके नाम पर आप लोगों को प्राइज भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि 1957 में इंस्टीट्यूट किए गए थे यहाँ पर। शांति स्वरूप भटनागर साहब एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन बन जाए आप लोगों से, तो यहाँ से बन जाएगा आप लोगों का। तो फाउंडिंग फादर थे यहाँ पर, इनको फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ CSR का जो क्रेडिट यहाँ पर दिया जाता है। काफी सिग्निफिकेंस रोल रहा इनका, फर्स्ट चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसी के साथ में यहाँ पर इनको जो ब्रिटेन का जो अवार्ड है, जिसको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बोलते हैं, ठीक है, इसी के साथ में जो यहाँ पर एक तरीके से नाइटेड जो यहाँ पर एक तरीके से एक जो इनको उपाधि मिली थी यहाँ पर, जो फेलोशिप रॉयल सोसाइटी लंदन में, ये 1943 में। तो इतने सारे अवार्ड इनको यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। इसी के साथ में पद्म विभूषण दिया गया 1954 में। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिक चीजें हैं जहां से अक्सर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। सर क्वेश्चन बन ही जाते हैं या फिर कोई क्वेश्चन दोगे भी? जी हाँ, बिल्कुल दूंगा। तो पहले तो याद रखिएगा, जो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है ये बड़ा ही बेहतरीन एक ऐसा टॉपिक है जो कि फेवरेट है यूपीएससी का, ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई भी ऐसा इंपावरमेंट का टॉपिक आता है, खासकर समाज में इंपावर करने का, तो ऐसा टॉपिक मुझे भी पर्सनली अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखता हूँ कितने अच्छे से टकटकी लगाकर आप लोगों ने सुना है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बात की जा रही है नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेट, जो है नंबर ऑफ वुमेन जो है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज 4 टाइम इन द लास्ट 2 डेकेड। ऐसी स्टेटमेंट अक्सर यूपीएससी आप लोगों से पूछती है। अगर बात करें यहाँ पर पोस्ट जो डॉक्टरल लेवल पर, अगर आप लोग देखोगे मोस्ट रिसर्चर जो टेक प्लेस है इंडिया के अंदर में, फार लेस देन द ग्लोबल, ये बोला गया दूसरी स्टेटमेंट में। तीसरे बोला गया यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिसर्च जो सर्वे हायर एजुकेशन, जो डॉक्टरेट लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो ग्रेजुएट जो है वो बिहाइंड है मैन के, यानी कि वुमेन जो है मैन से पीछे है। तो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, अगर इसके बारे में बात करूं तो थोड़ा सा सोचो, वीडियो को पॉज कर लो, आपके हाथ में बटन रहता है, कोई आप लोगों के सर पे नाच तो नहीं रहा है कि हाँ इतनी देर तक बैठकर पढ़ाई क्यों कर रहे हो, चलो बहुत हो गई पढ़ाई, आज रहने दो पढ़ना, ऐसा कोई बोलता है आप लोगों को? नहीं बोलता होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करनी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी ले लो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हो, तो आप लोग अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करो, ओके। तो तभी आप लोग चीज़ों को अच्छे से कर भी पाओगे यहाँ पर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? सारी की सारी स्टेटमेंट एक्यूरेट आप लोगों को देखने को मिलेगी, आंसर डी है। और सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। तो कंफ्यूजन हो तो बताना और फीडबैक जरूर दे देना। जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। और फीडबैक मुझे नहीं चाहिए होता है, एक बच्चा बोल रहा है कि सर फीडबैक के बारे में याद दिला दिया करो। तो याद दिलाना यार बेसिकली यही रहता है, ताकि यूट्यूब को पता चलता रहे कि ये इन अप्रोप्रिएट लेक्चर नहीं है, ये एक अप्रोप्रिएट लेक्चर है, ठीक है। तो फीडबैक आप लोग देते रहा करो। और यहाँ पर जो लेक्चर इतने सारे बच्चे देख रहे हैं ना, ठीक है, उसमें से आप लोग 5, मतलब एक तरीके से बोल के चलो ना, मोटे मोटे तौर पर 5 या 10% जो है वो मुश्किल से फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि लेक्चर देख रहे हैं लगभग 1 लाख लोग, और वीडियो पर लाइक डिसलाइक कितने आ रहे हैं? वो आ रहे हैं लगभग 5000 6000, ठीक है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें भी आलस रहता है, तो ये आलस मत किया करो यार, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी आलस आए तो क्या जग सुंदर हो पाए? तो जग को सुंदर बनाना है, ठीक है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले। कोरोना जो है वो दुनिया में इतना फेमस क्यों हो गया, ठीक है। कोरोना ऐसा लग रहा है कि कोरोना एक किसी स्टार का नाम है जिसको हर कोई जानता है, ठीक है। नॉर्मली इंसान को ये एक ऐसा वायरस आया जिसको हर दुनिया के कोने कोने में एक इंसान जानता हुआ, कोरोना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोरोना है यहाँ पर, तो ये कोरोना फेमस हो गया। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि इसने सबको अपने लपेटे में लिया, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, यहाँ पर बूढ़ा हो, बच्चा हो, तो हर एक को इसने कोई भेदभाव नहीं किया, ठीक है। सबको एक नज़रों से देखा। तो ये एक तरीके से इक्वलिटी में विश्वास करता था, ठीक है। तो ये राइट टू इक्वलिटी आप लोगों को देख रखे मेरा बेसिक मानना यहाँ पर यह, क्यों ये मैं बातें बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि सोसाइटी में एक ऐसे तबके के ऊपर इंपैक्ट डाले जो कि तबका अमीर है, जो कि तबका रईस है, जो कि अपने आप को एलीट ग्रुप बताते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है दुनिया में उसके ऊपर फोकस चला जाता है। वरना लोगों की प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं लगती है, यानी कि दिक्कत नहीं लगती है। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जो कि सोसाइटी में जो नॉर्मली एक तरीके से गंदगी की वजह से होती है, ठीक है, गंदा पानी पीने की वजह से या गंदगी में रहने की वजह से, उनके ऊपर कोई ज्यादा फोकस देता ही नहीं है। पर कोरोना के लिए झटाझट धड़ल्ले से दवाइयां बन गई। क्यों? क्योंकि इसने किसी को छोड़ा नहीं। सेम काम अभी यहां पर क्लाइमेट चेंज का,
आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लाइमेट चेंज ऐसा मुद्दा बन गया, इसके ऊपर भी बात करता हूं। पहले एक इंटरेस्टिंग और बात कर लेता हूं। सेम बात है यहां पर टेररिज्म की। टेररिज्म जब था, इंडिया दुनिया के सामने चिल्ला रहा, भाई साहब टेररिज्म ने हम लोग को परेशान कर रखा है, पाकिस्तान की तरफ से हमारी कंट्री में दुनिया भर के लोग जो है वो टेररिस्ट बनकर भेजे जाते हैं, वो रातों रात सुरंग खोदते हैं, इतने देर में बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं, तो पाकिस्तान सिविल सर्विसेज निकाल देते वो, पर नहीं, उनको गड्ढा खोदने में लगा रखा है कि तुम गड्ढा खोदो और इंडिया के अंदर जाओ, और इंडिया के अंदर जाती हमारे आर्मी के जवान उनको पकड़ के वहां फिर उनकी पिटाई करते हैं, मुर्गा बनाते हैं। तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये, इंडिया ने दुनिया को बोला टेररिज्म है, यूएसए ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम पाकिस्तान के ऊपर लांछन लगा रहे हो फालतू में, और टेररिज्म जैसी कोई चीज नहीं है। तो भाई साहब उसी टाइम पर जन्म होता है आईएसआईएस का। उसने क्या किया, धमाके करना स्टार्ट कर दी, दीपावली बनाना स्टार्ट कर दी उसने, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूएसए के अंदर में। तो तब उनको समझ में आया, अरे यार ये बात तो बहुत दिनों पहले ना भारत ने बोली थी यार, टेररिज्म जैसी कोई चीज़ है, हम लोगों ने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, अब समझ में आ रहा है कि यार हाँ ऐसा कुछ था। तो वही चीज़ें अभी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में देखने को मिल रही है। जो कोस्टल एरिया में छोटे छोटे आइलैंड है जो डूब रहे हैं आज की डेट में, जो दिक्कतें फेस कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारी कंट्री कोस्टल एरिया के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, या फिर जहां जहां पर भी कोस्टल एरिया में लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यूरोप के अंदर में जो सूखा पड़ा है उसको लेकर अभी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो यूरोप के अंदर में सदी का एक काफी बड़ा सूखा आप लोग बोल सकते हैं, ये आने वाले टाइम में काफी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। और ये कोई बाहर का इंसान नहीं बोल रहा है, खुद यूरोपियन कमीशन के द्वारा ये बातें बोली गई हैं कि हमारी नदियां सूख रही हैं, अगर नदियां इस तरीके से सूखेगी तो कैसे आने वाले टाइम में हम लोग को खाना मिलेगा। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि हंगर स्टोन बोल दिया गया यहाँ पर, एक तरीके से आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि एक टर्म जो डिफाइन किया गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नदियां सूखेंगी वैसे वैसे लोगों को जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनको खाने पीने के लिए एक तरीके से चीजें ही नहीं मिल पाएंगी। सोचो, गेहूं उगाए जाते हैं, अगर गेहूं के बारे में यानी कि वीट के बारे में आप लोग बात करें, रसिया और जो यूक्रेन है, दो ऐसे देश जो कि नॉर्मली आप लोग को यूरोप में देखने को मिलते हैं, दुनिया में 25% गेहूं को सप्लाई करते हैं। रसिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर भुखमरी के आसार आने लगे नजर। उन्होंने बोला इतने लोग तो कोरोना से नहीं मरेंगे जितने लोग तुम दोनों के लड़ने से मर जाएंगे यहां पर, क्योंकि हमारे पास में खाना नहीं आ रहा है। तो आप लोग ये सोचो, कल को चलकर अब यहां पर भुखमरी किसकी वजह से आएगी? क्योंकि लोग जो हैं वो गेहूं चावल ही नहीं उगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी की कमी देखने को मिलेगी। तो उसका सॉल्यूशन अभी यहां पर कैसे निकलेगा उसके बारे में भी यहां पर बातें चल रही है। तो ये एक तरीके से रिमाइंडर है यहां पर आज की डेट में जनरेशन के लिए कि कैसे यहां पर जो चीजें सूखी पड़ रही हैं कैसे उसका सॉल्यूशन निकालोगे। तो यूरोप के अंदर में जाकर अगर देखें तो यहां पर एक पर्टिकुलर एरा जो यहां पर बोला गया, हंगर स्टोन जो शब्द यहां पर यूज किया ना, तो कॉमन हाइड्रोलॉजिकल मार्कर है यहां पर यूरोप के अंदर में। और इसके चलते यहां पर देखा जा रहा है कि आने वाले टाइम में फूड शॉर्टेज, खाने की कमी, इसी के साथ में फेमीन यानी कि एक तरीके से महामारी देखने को आप लोग यहां पर मिल सकती है, जिसके चलते लोग भुखमरी का शिकार बनेंगे यहां पर। और ये काफी खतरनाक चीजें जो हैं ये ओनली यूरोप के अंदर नहीं है, दुनिया में हर एक लेवल पर है। इवन आप लोगों को अगर याद हो थोड़ा सा, हालांकि जो मेमोरी है कई बार आप लोग जो है मजे मजे में भूल जाते हो, उसमें मैंने बताया था कि नीति आयोग ने खुद क्या बोला है, हमारे खुद के देश के अंदर में कितना सारा पानी की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। आने वाली जनरेशन जो है गालियां देगी कि भाई साहब कैसे थे हमारे बुजुर्ग, कैसे थी ये जनरेशन जो गई है, उसने हमारे लिए खाने पीने के लिए कुछ छोड़ा नहीं, हमको पैदा ही क्यों किया था। अगर यहाँ खाने के लिए भी यहाँ पर एक तरीके से खाना नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है और सांस लेने के लिए प्रॉपर हवा नहीं है, पैदा करके क्यों गए भैया? हमको अपने मजे मजे के लिए पैदा करके चले गए, यहाँ पर हमारे लिए सोचते तो सही कि हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। जैसे आप लोगों के माँ बाप बाबा दादा ने आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी दी, पर लेकिन आप लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। तो उसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो यही मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई जगह आप लोगों को ये चीजें नजर आ रही हैं आज के डेट में, ठीक है। तो ये एक ऐसा नहीं कि हर एक लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर जो जर्मनी के अंदर भी यहाँ पर बात की जा रही है कुछ पहले सेंचुरी के बारे में। तो इस तरीके से है कि आज की डेट में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, आप लोगों को याद होगा कुछ दूरदर्शी लोग होते हैं, ठीक है। तो कई सारे लोग हैं, आई थिंक अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं यहाँ पर लेकिन किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के द्वारा ये बोला गया था कि आने वाले टाइम में जो लड़ाई होगी वो पानी के ऊपर होगी, ठीक है। यानी कि पानी एक रीजन बन सकता है लड़ाई के लिए, और ऐसे आसार अभी से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये अभी मैं आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ 2022 के अंदर ही। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर बात करते हैं कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गरीबी और भुखमरी को सबसे पहले रखा गया है, क्योंकि ये दो ऐसी चीजें हैं इनको अभिशाप माना जाता है। एक गरीब पैदा हो जाओ चलेगा, पर लेकिन एक गरीब ही आप लोग मर जाते हो
अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हो, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो मेहनत इतनी करो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और ज़िंदगी में जो इंसान फेल होता रहता है ना अक्सर, वही इतिहास भी रचता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो, हिस्ट्री उठाकर देखो, जिसने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया ना, उसकी ज़िंदगी में फेलियर से उसने गला लगाना सीख लिया होगा। फेलियर उसको डराती नहीं थी, फेलियर उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती जाती थी। जब जब फेल होता था उसको लगता था कि अब फिर से देखूंगा किस तरीके से कमी हुई है, इसको देखूंगा भाई साहब, इसको ही नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे आप लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से उसको देखना स्टार्ट कर देंगे तो फिर जिंदगी जीने का मजा आएगा। क्लाइमेट चेंज, लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, तो ये एक तरीके से कनेक्टेड आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो इन सब के ऊपर भी काम करने के लिए इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। कंफ्यूजन होगा तो बताएगा, उसको दूर करके आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल अपने आप में यार बहुत शानदार है, पर लेकिन इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। और मैं क्या, अगर कोई भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर आप लोगों के पास में होना चाहिए। अगर कि आप लोगों से पूछा जाए कि क्या आप लोगों को कोई स्किल आती है, यानी कोई भी ऐसी स्किल जिसके बेस पर अगर आप लोगों के मम्मी पापा, मान लीजिए आप लोग अपने पापा के सामने खड़े हुए हैं और आपने बोला पापा 5,000 रुपये चाहिए। पापा ने बोला कि कभी 1 रुपया कमाए ज़िंदगी में, पहले ऐसा है जाओ 100 रुपये कमा के लेके आओ तब तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। ठीक है, पापा कहीं और का गुस्सा तो तुम्हारे ऊपर उतार रहे थे तो आप लोग बोलो कि हाँ ज़्यादा मत बनो, आप देखो मैं आज ही कमा के लेके आता हूँ। ठीक है, तो एक तरीके से कोई भी ऐसी स्किल जो आप लोगों के पास में है कि हाँ आप लोग कम से कम 100 रुपये भी अगर कमा के ला सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग के अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके एक स्किल है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी दोस्त से मांग के लेके आया, नहीं यार दोस्त से ला के दे देंगे। ठीक है, ये फालतू के आइडिया सबके दिमाग में आते हैं, पर लेकिन अपनी स्किल के बेस पर पैसा लेकर आना, वो स्किल कुछ भी हो सकती है, जो भी आप लोगों के माइंड में आए। किसी एक स्किलफुल पर्सन की जो स्किल आप लोग सोच सकते हैं, चाहे कोई बढ़ई है, चाहे कोई कुमार है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई लॉयर है, चाहे कोई एक तरीके से सड़क पर न्यूज़पेपर बेचने वाला, चाय बनाने वाला, एक तरीके से कोई भी जो भी आप लोगों के माइंड में आए, बस आप लोगों को पैसे कमा के लेके आना है। तो ऐसी कौन सी स्किल होगी जो कि आप लोग अपने अंदर बोलोगे कि हाँ ये स्किल है, इसके बेस पर मैं जो है पैसे कमा के ला सकता हूँ या फिर ला सकती हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों से क्यों बात की यहाँ पर यार ये स्किल जो है ना, कहने के लिए तो बड़ा छोटा सा शब्द है यहाँ पर, ये स्किल की स्किल डेवलपमेंट कर लो, पर लेकिन इस स्किल डेवलपमेंट ने जो है कई सारी कंट्री बिगाड़ दी और कई सारी कंट्री बना भी दी है। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे साउथ कोरिया का उदाहरण लो, आप लोग जापान का उदाहरण लो, यहाँ पर यूएसए के अंदर अगर आप लोग जाओ, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जिनके द्वारा अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया। यानी कि अगर इंसान एक ऐसा इंसान है जिसको आप लोगों ने अक्सर कहावत सुनी होगी कि इंसान को मछली पकड़ पकड़ कर मत दो, उसको मछली पकड़ना सिखा दो, तो ये अपने आप मछली पकड़ेगा और अपनी रोजी रोटी चलाएगा। वो वाली बात यहाँ पर इंप्लीमेंट होती है। तो अगर आज की डेट में किसी एक ऐसी और हम लोग काम कर रहे हैं जिससे किसी इंसान की कोई ना कोई स्किल डेवलप हो जाती है, तो अपना तो पेट पालता ही पालता है, अपने पूरे परिवार का भी पेट पालता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो उसी के चलते स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो है यहाँ पर, ये ट्राइबल यूथ के अंदर में यहाँ पर बूस्ट करने की बात की जा रही है स्किल इंडिया मिशन के तहत। सोचो ट्राइबल कम्युनिटी आज के डेट में आप लोगों ने देखा होगा किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, एक फॉरेस्ट यानी कि जंगल के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अगर कल को चलकर जो है पेड़ खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, वो तो उसी के ऊपर जीते हैं सारे। तो एक ऑल्टरनेटिव, एक काम उनको देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है ताकि उनकी जिंदगी जो है एक सही डायरेक्शन में चल सके, और उसके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसके ऊपर आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो अर्जुन मुंडा साहब है यहाँ पर, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसी के साथ में ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर रखा गया। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर प्रमोट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द ट्राइबल यूथ। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ में बिजनेसमैन यानी कि एंटरप्रेन्योर भी बनाने की बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक इंसान को एक तरीके से जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर भी बनाया जा रहा है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो स्किल डेवलपमेंट करेगा बस ओनली, वो अगर एक तरीके से अपना कोई बिजनेस भी सेट कर लेता है तो वो दूसरों को जॉब भी देगा। तो इसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग, यानी कि एक तरीके से अपना तो पेट पाला ही पाला और कई परिवारों का पेट पाल के चला गया। तो जिंदगी में अगर आप लोगों के पास में कोई ऐसा आइडिया है जो आप लोग लगता है बड़ा ही बेहतरीन आइडिया है, और उसके बेस पर आप लोग अपनी जिंदगी भी सुधार सकते हैं, किसी को एक अच्छी सर्विस दे सकते हैं, और इसी के साथ में कई सारे लोगों को आप लोग जॉब दे सकते हैं, तो हमेशा उस काम को करिएगा। उससे आप लोगों का ही भला नहीं होगा ओनली, कई सारे परिवार के साथ साथ में अपने देश यानी कि अपनी कंट्री का भी आप लोग भला करते हुए नजर आओगे। तो यहाँ पर ये बात आप लोग बोल सकते हो। ठीक है,
तो यानी कि स्किल डेवलपमेंट का बेसिक फंडा आप लोग यहाँ पर ये भी समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में एक सही डायरेक्शन में जो है लोगों को लेकर चलना, उनको किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट ना रखना, उनको ऑलरेडी किस तरीके से तैयार करना ताकि वो अच्छे लेवल पर अपना काम आगे लेकर चल सके। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि पार्टनरशिप कर रही है यहाँ पर सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ में लॉन्च किया गया ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के तौर पर, फिर आप लोग बोलते हो यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, भाई साहब यहाँ से आ गया। थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा एग्जाम में। बस आप लोगों को थोड़ा सा काम करना है, अपना टकटकी लगाकर लेक्चर को देखिए ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे। और इससे फायदा क्या होगा, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। वो कैसे, वो ऐसे कि जब आप लोग बोनवीटा पीते हो ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये आर्टिकल है बोनवीटा, और आर्टिकल के एंड में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग कॉन्फिडेंस देंगे फिर और ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उनका आंसर आप लोग दे पाओगे। तो स्किल किसी भी चीज में हो सकती है, आप लोग एक तरीके से किसी भी लेवल पर आप लोग काम कर सकते हो। कोई ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस एक तरीके से प्रोवाइड कराना इंसान को, उसकी एबिलिटी डेवलप करना, उसकी ग्रोथ डेवलप करना, एडवांस लेवल पर लेकर जाना, नॉलेज लर्निंग। इसी के साथ में जो आप लोग बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, किसी भी चीज में लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आप लोग कहीं पर भी किसी फेज में जाएंगे तो लर्निंग आप लोगों को हमेशा रखनी पड़ेगी। एक कहावत बोली जाती है, पुराने टाइम पे दादाजी बोला करते थे कि रुका हो तो पानी भी सड़ जाता है। आप लोगों को हमेशा अपनी स्किल में डेवलपमेंट करते हुए रहना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ में दो शब्द जो है आप लोग इनको भी याद रखते हैं, एक को बोलते हैं कंपटीशन और एक को बोलते हैं कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कॉम्पिटेंस या फिर कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा या फिर योग्यता, तो ये भी यहाँ पर दोनों बढ़ती है। आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर बिजनेस आप लोग करोगे तो सामने कोई ना कोई आप लोग खड़ा मिलेगा, ठीक है, वो भी होगा अपना बिजनेस करता हो आप लोगों को नजर आएगा। अब जिसका प्रोडक्ट बेहतरीन होगा मार्केट में उसका ही प्रोडक्ट जो है वो खरीदा जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर स्किल डेवलपमेंट करनी है तो इस तरीके से डेवलप करनी है ताकि अपना तो फायदा हो, कल को कोई इंसान अगर हमारे देश में आकर इन्वेस्टमेंट करने लगे, कोई पर्टिकुलर कंट्री की कोई कंपनी, तो उनको लगे कि हाँ यार यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट अच्छा है, यहाँ पर लोग जो है एक अच्छी स्किल के मिल जाएंगे। किसी को पढ़ाई चाहिए, किसी को एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए, ठीक है, किसी को कोई मैकेनिक्स चाहिए, तो यार इस देश में आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पर चलकर अपना बिजनेस जो है वो तैयार करते हैं। पर एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पर जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, को एक स्किल के साथ साथ में यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यानी कि एक ऐसा इंसान है जिसने एक स्किल डेवलप कर रखी है अपनी, और वो बोल रहा है कि मैं अपनी स्किल जो है वो 1 घंटे के 5,000 रुपए लूंगा तभी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। एक इंसान ये कह रहा है कि यार स्किल तो मेरी भी इसकी लेवल की है, पर लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी स्किल जो है सबके पास में पहुंचे, इसलिए मैं 1 घंटे के 500 रुपए में ही काम कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि एक अफोर्डेबल भी स्किल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग बोले कि घर में यार एक स्विच फूक गया है, एक इलेक्ट्रीशियन है, बोले कि आ जाऊंगा 5,000 रुपए लूंगा, बोले 5,000 रुपए पूरा बोर्ड चेंज करवा लेंगे हम, ठीक है, तुम 5,000 रुपए लोगे। एक वो एक है कि कह रहा है कि ठीक है कोई नहीं यार बता देना कहाँ कहाँ कमी है, मैं जो है 200 रुपए में कर दूंगा, मैं 300 रुपए में कर दूंगा, ठीक है। तो किसको इंसान लेकर आएगा, तो जो उस पर्टिकुलर काम के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस मांग रहा है, एक रीजनेबल प्राइस मांग रहा है। तो अगर कोई वहां पर वर्क फोर्स है तो एक तरीके से वो ऐसी होनी चाहिए कि रीजनेबल प्राइस में काम कर दे, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्ट का प्राइस ना बढ़े। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए आज की डेट में हमको एक दीवार बनानी है, ठीक है, कोई एक घर तैयार करना है और उसकी दीवार बनानी है, और वो पूरा घर तैयार करने में जो है मजदूर चाहिए, पर लेकिन मजदूर जो है वो इतना पैसा मांग रहे हैं कि मिस्त्री से भी ज्यादा मांग रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा आप लोग खुद समझिए, यहाँ पर मतलब घर का प्राइस क्या होगा फिर यहाँ पर। और मान लीजिए कोई फ्लैट बना रहा है, उसको फ्लैट मार्केट में बेचने हैं, तो फिर उन फ्लैट का प्राइस क्या होगा, किसके ऊपर कॉस्ट पड़ेगी, वो जाकर सीधी सीधी एक आम जनता कस्टमर के ऊपर पड़ेगी। तो इसलिए ये सारी चीजें भी आप लोगों को एक बैलेंस बनाकर चलने वाली बात होती है। आप लोगों को याद होगा जब भी मैंने आप लोगों को इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जिसको आप लोग महंगाई बोलते हैं, उसमें हमेशा मैंने +-2 वाला जब कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया कि महंगाई जो है 2 से लेकर 6 के बीच में होनी चाहिए। तो 2 से लेकर 6 के बीच में अगर ज्यादा नीचे जाएगी यानी कि कम महंगा होगा या फिर ज्यादा महंगा होगा, तो किस किस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है मैंने सारी बातें बताई है। अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको तो काफी नुकसान हो जाएगा अगर इतना सस्ता हो गया कि उसकी लागत भी नहीं निकल रही है जितने का उसने बेचारे ने मेहनत करके बनाया। गेहूं उगाया उसने खूब मेहनत करी खेतों में, पर लेकिन प्राइस इतना सस्ता हो गया कि उसकी लागत भी नहीं निकल रही है। खरीदने वाले को फायदा हो जाएगा, पर लेकिन खरीदने वाला तो तब मार्केट एंजॉय करेगा ना जब सामने वाले ने गेहूं उगाना बंद कर दिया, क्योंकि यार उसको फायदा नहीं हो रहा, उसको तो नुकसान हो रहा है, तो क्यों उगाएगा। तो आने वाले टाइम पे ये मार्केट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और सामने वाले ने गेहूं उगाए और वो गेहूं जो है मार्केट में कोई खरीद ही नहीं पा रहा है क्योंकि अगला इतना महंगा बेच रहा है उनको, तो इससे फिर यहाँ पर कस्टमर की खस्ता हालत होने लगेगी। तो बीच में काम चलना चाहिए। तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि बुद्धा के पाथ पर चलना पड़ेगा हम लोग को अपना ये पर्टिकुलर सिस्टम को ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है।
कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन जिनसे बन जाते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पार्टनरशिप की यहाँ पर सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो यूथ है यहाँ पर उनको एक स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो अपनी जिंदगी जो है किसी के ऊपर गिरकर अपनी लाइफ जो है वो व्यतीत ना करें, अपनी जिंदगी में खुद कमाएं। आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, जो संजय दत्त और इसी के साथ में अजय देवगन वाली है, ठीक है। अजय देवगन उसमें गाड़ी का शौकीन होता है। मूवी का नाम क्या है उसमें ना, डोंट डू जस्ट चिल। मूवी का नाम क्या है बताओ, चलो मेरे माइंड से निकल उस मूवी में क्या रहता है, कहता है कि तेरे पास ब्रेड के भी पैसे नहीं है, तू इसका पर्स लिए घूम रहा है तेरे पास में, मतलब बेइज्जती करते हैं एक तरीके से उसकी। तो कभी भी आप लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ना यार, अक्सर आप लोग की बेइज्जती होती हुई नजर आएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी बेइज्जती से अगर आप लोगों को बाहर निकलना है और इज्जत कमानी है जिंदगी में, तो हमेशा कोशिश करो कि अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर आप लोगों को काम करना है। तो इसलिए ट्राइबल कम्युनिटी जो है उसके ऊपर ये काम किया जा रहा है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा रहा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ आप लोगों को अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों को पढ़ाई भी अच्छी करनी है, आप लोगों को अपनी बॉडी के ऊपर भी फोकस करना है कि आप लोगों को बॉडी में जो है बीमारी ना लगे, हष्ट पुष्ट बॉडी रहे, आप लोगों को प्रॉपर डाइट आप लोगों की मिलती रहे, सोने उठने का पैटर्न आप लोगों का सही हो जाए। तो ये होगा इंसान के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट। आधे ऐसे हैं जो शाम को टाइम पर ही नहीं सो पाते हैं, कितना भी उनके साथ में जबरदस्ती कर लो, और आधे ऐसे हैं सुबह टाइम पर उठ ही नहीं पाते हैं, कितने भी उनको चाहे करंट दे लो सोतो को करंट लगने के बाद भी नहीं उठेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये एक तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट ही होगा। जब इसको बैलेंस कर दोगे आप लोग, सोना और उठने का टाइम फिक्स कर दोगे, तो इट मीन्स कि अब आप लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, और अब आप लोग एक स्किलफुल पर्सन बनने की कैटेगरी में एक सही पैटर्न पे चलोगे। तो किसी स्किल को सोचने से वो स्किल नहीं आती है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है प्रैक्टिकली, और उससे पहले आप लोगों को अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। तो स्किल इंडिया मिशन जो है वो आप लोग एक प्रोजेक्ट के तौर पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से आगे चलेगा जब आप लोग इस काम को ढंग से करोगे, ठीक है। ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट जो है ये एक तरीका यहाँ पर मल्टी स्किल प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पर एक तरीके से मल्टी स्किल प्रोवाइड कराई जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो डेवलप किया जाए, जो जिसके द्वारा फंडिंग किया जा रहा है वो मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पर बेसिकली फंडा क्या रहता है, यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है और खासकर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है यहाँ पर, जो जिसको भी यहाँ पर ये सपोर्ट चाहिए होती है। कंफ्यूजन में मत आ जाना, नाम जरूर याद रखेगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहाँ पर इसको बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा यहाँ पर ये पैसा दिया जा रहा है, ये एक स्कीम कवर हो जा रही है आप लोग की, जहां से स्कीम्स के क्वेश्चन बनते हैं ना कई बार एग्जाम में। तो यहाँ पे बोल देंगे कि अभी रिसेंटली ग्रामीण उद्यमी जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर कैसा प्रोजेक्ट है, एक सिंगल स्किल कोई प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर मल्टी स्किल प्रोवाइड करा रहे हैं, कौन इसको फंड कर रहा है। लगभग एम है कि यहाँ पर 450 ट्राइबल स्टूडेंट जो है मध्य प्रदेश, झारखंड, ये इन राज्य में इनको तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये अभी तो देखिए क्या होगा, एक स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है, फिर उसको अलग अलग इंप्लीमेंट करते हैं। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर में एक तरीके से जो कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन में एक नहीं जो काफी एक अच्छा लेवल आप लोगों को उनका बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में इंपावरमेंट होगा यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन का, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, आप लोगों के एरिया में अगर कोई बिजनेसमैन ऐसा है, कोई ऐसा इंसान जिसको आप लोग जानते हो, ठीक है, तो आप लोग उसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कर लोगे। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल न्यू है, जिसको आप लोग जानते नहीं हो, वो कुछ बेच कर जाएगा, तो आप लोग बोलोगे यार पता चला फ्रॉड करके चला गया। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो उनके ही बीच में से लोकल इंसान को निकाल के बिजनेसमैन बनाना, तो वो उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे, ट्रस्ट वर्दी पर्सन रहेगा। वो अलग बात है कि चिड़ेंगे, हाँ यार ये बिजनेसमैन बन गया, हम यहीं कहीं पड़े रह गए, ठीक है तो वो तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, उसका कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। इंसान के अंदर में जो उस ह्यूमन टेंडेंसी से ऊपर उठ जाता है ना, वो इंसान रियलिटी में अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स कर पाता है, ठीक है। जिसको ये लगता है यार ये आगे निकल गया, यार मुझे इससे आगे रहना है, ये हो गया, चिढ़ता है दूसरों से। कोई प्रोग्रेस कर रहा है तो उसकी प्रोग्रेस को एंजॉय करो, जब तक कि वो आप लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना रहे। नेगेटिव इंपैक्ट मतलब आप लोगों के बारे में, आप लोगों की इमेज खराब कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, वो सारी चीजें। अगर वो ऐसा करने लगे तो फिर तो देखो सामने वाले को सबक सिखाना बनता है, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो इस तरीके से अपनी जिंदगी में हमेशा चीजों को लेकर चलो प्रोडक्टिव वे में। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज करना रूरल और लोकल इकोनॉमी को, इसी के साथ में इंप्लॉयमेंट जनरेट करना। ये ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए पूछ ले आप लोगों से प्रोजेक्ट के बारे में, तो याद रखिएगा। रिड्यूस करना माइग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइग्रेशन के चलते तो यहाँ पर एमजी नरेगा न्यूज में आ जाता है। वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे देश में लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से लोगों ने माइग्रेट करना बंद कर दिया। मैं आप लोगों को बता दूं, खासकर उन एरिया में जहां पर गन्ना बहुत ज्यादा उगाया जाता है, वहां पर अक्सर बाहर से लोग काम करने आते हैं।
तो हमारे गांव में बहुत सारे लोग जो हैं वो काम करने आते थे, तो उसके चलते यहाँ पर ये बोला गया कि यार ये कैसे काम चलेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि अब बाहर से लोग काम करने आना बंद कर दिए। एक तो कोविड-19 ने खस्ता हालत कर दी, दूसरा यहाँ पर उनके लोकल एरिया में उनको जॉब मिल जाती है, क्यों इतनी दूर जाना है उनको अपना घर परिवार छोड़ के। तो लोकल एरिया में अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, इसलिए लोग माइग्रेट करते थे। जब लोकल एरिया में ही अपॉर्चुनिटी होगी तो क्यों माइग्रेट करेंगे भाई, अपने घर में खाएंगे, अपने घर में पकाएंगे और इंजॉय करेंगे, तो वो वाली बात है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी जो है एक तरीके से, आप लोगों ने मूवी देखी है जो रिसेंटली अभी जो मूवी आई थी अवतार, ठीक है, इसका नाम नहीं भूला हूँ, ठीक है, पहले का नाम भूल गया। एक बच्चा कह रहा है सर मूवी तो बहुत देखते हो, नाम भूल जाते हैं। यार देखो, जब पढ़ा रहा होता हूँ ना उस टाइम पे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे मूवी याद नहीं रह पाती है। ऐसी बात नहीं है कि भूल जाता हूँ कि भुलक्कड़ आदमी हूँ, पर यह है कि उस टाइम पे पढ़ाने वाले जोन में रहता हूँ। मूवी तो एकदम साइड में पढ़ाते पढ़ाते कुछ याद हो गया, कनेक्ट आ गया उस तरीके से, तो वो याद आ जाती है। तो एक टाइम मूवी के सीन याद आ जाते हैं बेसिकली मुझे एकदम उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि मूवी देखने का मैं शौकीन आदमी। ओके, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, तो वो वाली चीज़ है। अगर बात करें यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो अवतार मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कितने कनेक्टेड थे वो फॉरेस्ट के साथ में, उनकी घोड़ों के साथ में पूंछ कनेक्ट हो रही थी, अपने नेचर के साथ में जाते उनको ये लगता था कि हमको सेव करेगी। वो कितना शानदार, मतलब वो मूवी में देखने के लिए मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि वाह क्या एक तरीके से नज़ारा है, वो वाली चीज़ आती है। वही पेड़ देखे छुई मुई वाले जिनको टच करते हुए अंदर सिकुड़ जाते हैं, वो रियलिटी में ऐसे कई जगह पेड़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कई चमकने वाले पेड़ भी दिखाई देते हैं। ऐसा नेचर है हमारा, अलग अलग जगह आप लोगों को ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। इवन अपनी कंट्री के अंदर जाओगे वेस्टर्न घाट में आप लोग कई सारी ऐसी प्रजाति देखने को मिल जाएगी, पर लेकिन हम जो है डेवलपमेंट के नाम पर जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को काफ़ी नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है आज की डेट में, तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ये जो है आप लोगों को प्रोजेक्ट जो है 2 फेज में इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। फेज 1 में मोबिलाइज किया जाएगा रूरल और ट्राइबल एरिया में, खासकर इन राज्य में महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। फेज 2 जो पायलट प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा ये रांची के अंदर में, जो यहाँ पर युवा विकास सोसाइटी थ्रू सेवा जो भारतीय केंद्र है इसके तहत यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये होता है कि एक पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, जिस तरीके से नहीं एक तरीके से पायलट जो है वो जहाज उड़ाता है, उसी के नाम से यहाँ पर निकल कर आता है। पायलट का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में पहले चीज को इंप्लीमेंट करके देख लेना, ठीक है, अगर लगे अच्छी है तो फिर ठीक है इंप्लीमेंट कर लो, अगर लगे अच्छी नहीं है तो भाई साहब इसको छोड़ दो। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पायलट प्रोजेक्ट जो है एक मुझे एक सीन याद आ गया, एक पर्टिकुलर स्कूल की बात आप लोग इसको बोल सकते हैं। एक बच्चा था, हमारे टीचर जो थे वो बेसिकली जो नहीं एक खुकार टाइप के जो टीचर थे हमारे मैथमेटिक्स वाले, तो वो क्या करते थे, किसी पे बताया नहीं गया तो उसको मुर्गा बना लेते थे, ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे जो मतलब बैक साइड पे फुंसी हो रखी है, ठीक है, तो मेरे हाथ पे मार लो, ठीक है। तो टीचर कह रहा है कि मार के देखो तो सही एक बार की कहाँ फुंसी हो रखी है। तभी तो तुम पढ़ाई करोगे। तो पायलट प्रोजेक्ट था, चेक करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कि दर्द होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर, तो पायलट प्रोजेक्ट है, पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर काम करता है कि नहीं करता है, ओके, उसके बाद में सोचेंगे फिर आगे कैसे लेके चलना है। तो जो ट्रेनिंग यहाँ पर अंडर दिस प्रोजेक्ट वो प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि मैंने बोला इलेक्ट्रीशियन हो गए, ठीक है, सोलर पावर को इंस्टॉल करने वाली बात होगी, प्लम्बरिंग हो गई, ये इसी के साथ में कई सारे आप लोगों को मैकेनिक्स जो देखने को मिलते हैं, जैसे रिपेयर करने की बात आती है, गाड़ी में पंचर हो गया, मोटरसाइकिल में मेंटेन करने वाली बात होती है, IT वाईटी गवर्नेंस, और ये सारे एक तरह से फार्म जो मशीन होती है उसको लेकर, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें लोगों को सिखाना जो कि लोकल एरिया में यूज़ हो रही है और उसको कैसे ठीक करना है, वो इनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर इनको तैयार किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी है, भाई साहब इतने इनिशिएटिव हैं, आप लोगों को खुद बोलूँ ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ तो लेते हो, पर लेकिन क्या आप लोग किसी को बताते भी हो ये कि भाई ये प्रोजेक्ट है, अगर किसी को जॉब मिल जाए तो बता देना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, रोजगार मेला हो गया, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हो गई, इसी के साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल हो गई, स्कूल इनिशिएटिव एंड हायर एजुकेशन, इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर है, प्री डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है। तो ये इतने सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किए जाते हैं, कई बार लोगों को पता ही नहीं रहता है। लोगों तो छोड़ो, एक IAS के द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया था, काफ़ी टाइम हो गया, उसने ये बोला बेचारा, कह रहा है कि यार इतनी सारी स्कीम के नाम है, मतलब हमको भी नहीं पता रहता है कौन कौन सी स्कीम है। वो ये चाह रहा था कि सारी स्कीम को मर्ज कर कुछ ऐसी स्कीम निकालो ना, कि यूनिवर्सल टाइप की, ठीक है, मतलब एक IAS इंसान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी स्कीम कहाँ चल रही, इतने बंडल है, सेंटर की, स्टेट की है, वहाँ की है, यहाँ की। अब ये सोचो नॉर्मल जनता को कैसे पता होगा।
तो ये एक तरीके से बिल्कुल वही काम है कि एक ही नाम की दुनिया भर के जो है प्रोजेक्ट लॉन्च कर डाले, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके, ठीक है। मान लीजिए इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना है, अबे यार इंश्योरेंस इंश्योरेंस है, अब बुजुर्ग को दे लो, महिला को दे लो, किसी को दे लो, एक स्कीम का नाम रखो, बाकी उसमें एज के ऊपर क्राइटेरिया रख दो अंदर चल के उसके अंदर। ये थोड़ी ना कि बुजुर्ग के लिए अलग इंश्योरेंस की स्कीम हो गई, महिलाओं के लिए अलग हो गई, बच्चों के लिए अलग हो गई, एजुकेशन लोन लेना है उसके लिए अलग हो गई। अबे इंश्योरेंस है ना वो यार, तो उसको इंश्योरेंस रखो नाम नॉर्मल, कम से कम समझ में तो आए। अब नाम भी ऐसे निकाल के लेके आते हैं कि जिसके सर ना पैर, तो फिर आदमी जो है वैसे कंफ्यूज हो जाता है। अब एक गवर्नमेंट आई, उसने कुछ और नाम रखा, दूसरी बोली आथू हमको पसंद नहीं है, हम दूसरा नाम रखेंगे, ठीक है। अरे भाई हमने वोट दे के गवर्नमेंट चेंज करिए, तुम सारी की सारी स्कीम चेंज करने बैठ गए। स्कीम में रियलिटी में बताऊँ, स्कीम में कोई चेंज नहीं होता है, जो चेंज होता है स्कीम के नाम में होता है, ठीक है। आगे बात करें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट को जो कॉर्पोरेशन है यहाँ पर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए एक तो स्कीम के बारे में आप लोगों को बता दिया पूरा, ठीक है, कौन कौन सी स्कीम लॉन्च कर रखी है वो बता दी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर हो गया, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड एक कंपनी है, जो कि 31 जुलाई 2008 में यहाँ पर लॉन्च की गई थी, कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से। आज की डेट में ये कंपनी एक्ट नहीं है, आज की डेट में लेटेस्ट कंपनी एक्ट है। वो कंपनी एक्ट कौन सा है उसका नाम आप लोग बताइए, ठीक है, क्योंकि ये पुराने कंपनी एक्ट की बात यहाँ पर हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके अंडर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है, NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, यानी कि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट भी काम करती है और यहाँ पर प्राइवेट वाले भी काम करते हैं। और मुझे यहाँ पर अभी भी याद आ रहा है, एक फ्रेंड था मेरा, मतलब फ्रेंड नहीं बोल सकते, मतलब गाँव का था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो गाँव के बच्चे होते हैं उनको इंटरनेट सिखाने की एक स्कीम स्टार्ट की गई थी। तो वो इस प्रोजेक्ट में लगा था, तो उस प्रोजेक्ट में जो थे वो एक टेंडर निकाले जाते हैं, और जो टेंडर रहते हैं वो डीएम के हाथ में रहते हैं, ठीक है। तो जो उस एरिया का डीएम था वो थोड़ा सा एक तरीके से, नहीं ऐसा नहीं होता है कि अपने दोस्त को टेंडर पकड़ा देना, तो उसने अपने दोस्त को टेंडर पकड़ा दिया। तो जो दोस्त था, जो जिसका डीएम का जो टेंडर वहां पर इंप्लीमेंट कर रहा था बेसिकली, उसमें जो काम करने वाला था वो मेरे गाँव का मतलब एक लड़का था। तो उसने बोला कि यार इतनी बुरी कंडीशन है जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। यानी कि जो प्राइवेट वाले होते हैं ना वो पैसा खा के निकल लेते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है वो तो एक अच्छी मनसा से स्कीम लेकर आती है। तो सबसे बुरी जो चीज होती है होती है इंप्लीमेंटेशन के ऊपर में। आप लोगों ने काम तो कर दिया, स्कीम तो लॉन्च कर दी, पर ग्राउंड लेवल पर क्या वो पहुंच पा रही है, वो सबसे खतरनाक चीज होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में जो बेसिकली यहाँ पर इसके थ्रू यहाँ पर 49% जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेशन है यहाँ पर, इसका इसमें बेसिकली शेयर है, और प्राइवेट का 51% है। तो इसका मतलब पावरफुल कौन हो गया, पावरफुल हो गया प्राइवेट। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी किसके साथ में होगी प्राइवेट के हाथ में। क्यों? क्योंकि प्राइवेट के हाथ में 51% दे दिया। तो इसीलिए यहाँ पर स्किल प्रॉपर ग्राउंड पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। जो कोई सीरियस इंसान है, आप लोगों के जैसे टाइप का एक ईमानदार आदमी है, आप लोगों के जैसा काम करने वाला, वो तो कर लेगा, ठीक है, कि हाँ भाई मुझे तो काम करना है। पर लेकिन जो ऐसा है कि हाँ एक तरीके से नहीं, मेरे टाइप का कोई आलसी आदमी है, ठीक है, जो कि कभी कभी काम करता है, डेली मुझे काम नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, वो ऐसी ऐसी चीजें करेगा, ठीक है। तो ये वाली बात क्या कह रहे हो सर, स्टेटमेंट गलत उल्टी बोल दिया आपने। नहीं, आप भी मेहनती हो। कल मैंने देखा इतने शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए, और बहुत सारे आंसर के साथ साथ में आप लोगों ने जो है फीडबैक भी अच्छे से दिया है। कल का पार्टिसिपेशन मुझे वास्तव में बेहतरीन लगा, ठीक है, चाहे फीडबैक की बात कर ले वीडियो के ऊपर, मतलब हर तरीके से आप लोगों ने एक अच्छे तरीके से एक अच्छे SLV फैमिली मेंबर होने का एक बेहतरीन नमूना पेश किया है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन काफ़ी शानदार तरीके से किया, इससे लगता है कि SLV आर्मी के साथ में था मैं कल, ठीक है। आज भी मुझे ऐसे ही रेस्पॉन्स चाहिए और आप प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड कराना स्केलेबल और सक्सेसफुल इनिशिएटिव होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर एक तरीके से, तो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके चलते एक लास्ट स्लाइड है यहाँ पर, यह है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो मेन स्कीम हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि स्किल डेवलपमेंट का यहाँ पर काम कर रही है। इसके तहत यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, और इसके चलते यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी प्रोवाइड कराया गया। ऑथराइज इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर रिवॉर्ड भी दिए गए कि उनके द्वारा चीज़ें जिस तरीके से लेकर आई गई है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कई सारी। देखिए होता क्या है, जैसे आर्टिकल तो कहने के लिए एक है, पर लेकिन अब एक आर्टिकल के अंदर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कई सारी स्कीम जो है वो आप लोग यहाँ पर तैयार होगी। कल को चलकर इस स्कीम के बारे में पूछ लेगी कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। मिनिस्ट्री तो आप लोगों को पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर में आती है, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर कि हमारी कंट्री में कोई भी ऐसी स्कीम हो तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम के अंदर में, ठीक है, पूछ लिए क्या जाते हैं। अभी पूछूंगा आप लोगों से क्वेश्चन, तब आप लोगों को पता चलेगा। चलिए बताइए, बात की जा रही है उद्यमी प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और झारखंड। तो बोला जा रहा है कि करेक्ट बताना है। अगर यहाँ पर मैं इनकरेक्ट बोल देता और स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर देता तो जरा सी देर में जो है वो नहीं एक तरीके से पलटी खा जाता पूरा क्वेश्चन।
फिर आप लोग बोलते यार पढ़ के तो गए थे पर लेकिन समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान से पढ़ो ताकि क्वेश्चन का आंसर दे सको। अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पा रहे हो इसका मतलब आप लोगों ने आर्टिकल सुना है ढंग से, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब तो आप लोगों ने बस टाइम पास कर लिया, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि ढंग से आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं। तो आंसर क्या हो गया, वीडियो को पॉज करके बताओ, आंसर यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है उसमें से स्किल डेवलपमेंट में कौन सा इनिशिएटिव है। रोजगार मेला हो गया, इसी के साथ में इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स हो गए, कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम हो गई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिनसे अक्सर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या हुआ आंसर बताइए यहाँ पे सही, ठीक है बताइए। चलिए फिर आप लोगों को बताता हूँ, तब तक अटेम्प्ट कीजिए। एक और है यहाँ पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि हमारे देश में बनाई गई 31 जुलाई 2008 में, ठीक है। और ये कंपनी का जो यहाँ पर सेक्शन 25 है 1956 का, उसके तहत इसको बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इसी के साथ में जो NSD है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में मिलकर काम करती है। फंडिंग जो प्रोवाइड कराती है स्केलेबल सक्सेसफुल इनिशिएटिव फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर ये बेसिकली चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसके बारे में अगर आप लोग ढंग से समझोगे तो सही आंसर क्या बताइए, इसको आप लोग एक तरीके से इसका आंसर दो। जरा सा डिफरेंस है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग गलत और सही कर देंगे यहाँ पर उसी के बेस पर, ठीक है। तो अटेम्प्ट करो इसको। तो पहला जो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों से पूछा इसका आंसर यहाँ पर डी हो गया। सारी बड़े ही डिटेल में मैंने भी आप लोगों को बताई है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डाल दी यहाँ पर। आप लोगों को लगेगा यार वाव स्किल की बात चल रही है, पर यहाँ पर ये स्किल नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है इसकी डेफिनेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, देखता हूँ कौन कौन सही डेफिनेशन इसकी देता है। यूपीएससी भी फिदा हो गई यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर, 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया। बात की जा रही है यहाँ पर रिकग्निशन ऑफ द प्रायर लर्निंग स्कीम। बोला गया कि ये समटाइम्स मेंशन होती है न्यूज़ के अंदर में, किसके रेफरेंस में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है सही, तो इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू द ट्रेडिशनल चैनल, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो प्रायर लर्निंग स्कीम यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर ये बेसिकली लाई गई, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। थोड़ा सा और ध्यान देना हो तो ये पर्टिकुलर प्रायर लर्निंग के बारे में वर्क लाइफ एजुकेशनल और इसी के साथ में एक तरीके से लिबरल जो एक तरीके से एडल्ट एजुकेशन सिविल सोसाइटी एक्टिविटीज़, तो इस सारों का एक कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें निकल कर आ रही है। तो ये काफ़ी शानदार एक बेहतरीन आर्टिकल था जिसमें ऑर्गेनाइजेशन भी कवर हो गई, आप लोगों की 2 स्कीम भी यहाँ पर कवर हो गई। एक तो जो अभी बताई गई है उसके साथ में आंसर लिखने के बारे में बात करें, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया और आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी फ्रेम किए गए। तो हर तरीके से ये आर्टिकल जो है वो शानदार आप लोगों के सामने देखने को मिला, ठीक है। कई बार कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आर्टिकल जो है उस एक आधे आर्टिकल में कई बार ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप लोग ये नहीं देखते कि उस आर्टिकल में कितनी सारी चीज़ें कवर हो जाती है, ठीक है। तो उसको देखा करो। चाहता तो मैं इनको अलग अलग टॉपिक के तरीके से डिवाइड करके पढ़ा देता, तो यार ये ऐसी बातें मत बोला करो जो दिल दुखा देती हैं कई बार, ठीक है। आप लोग एक जब पूरा महीना हो जाएगा ना उस टाइम पे आप लोग देखना आप लोगों के पास में कितने आर्टिकल हैं और कितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पास में प्रॉपर आप लोगों ने कितना कुछ सीखा है, वो चीज़ें आप लोग वहाँ पर काउंट कर पाना। और रियलिटी में आप लोग ये बताओ जितना मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ क्या उतना आप लोग कवर कर पाते हो डेली, ठीक है। तो वो भी आप लोग जाकर एक बार चेक करिएगा, तो उससे भी आप लोगों को पता चलेगा कि खुद भी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करो तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती रहती हैं डेली रेगुलर, ठीक है। तो थोड़ा सा उस चीज़ पर भी फोकस देना है, ओके। पीआईबी का आर्टिकल है। वैसे पीआईबी के अंदर जो भी आर्टिकल होता है वो सारे आर्टिकल अलग अलग न्यूज़पेपर में भी छपते हैं। चाहे आप लोग किसी भी न्यूज़पेपर को आप लोग उठाकर देख लोगे तो वो वहाँ पर भी छपेगा, यानी कि इंडियन एक्सप्रेस हो चाहे हिंदू हो, क्योंकि गवर्नमेंट का सोर्स है और ट्रस्टेड सोर्स है। एक एग्रीमेंट MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंडियन नेवी और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो इसरो है उसके तहत यहाँ पर एक कोऑपरेशन निकल कर आ रहा है कि सैटेलाइट बेस नेवल एप्लीकेशन यहाँ पर रहेगा जो कि ओशनोलॉजी और इसी के साथ में मेट्रोलॉजी के ऊपर यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि डिफेंस के फील्ड में भी आप लोग इस टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मिलकर काम करेंगे कौन, इंडियन नेवी और इसी के साथ में इसरो। तो यहाँ पर इंडियन नेवी के द्वारा साइन किया गया स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो इसरो का कहाँ पर है, अहमदाबाद के अंदर। और अहमदाबाद कहाँ पर है, ये है गुजरात के अंदर। ये वही अहमदाबाद है जहाँ पर आप लोगों को गांधी जी का आश्रम भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सैटेलाइट बेस नेस जो यहाँ पर नेवल एप्लीकेशन जो यहाँ पर है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो मिलकर यहाँ पर काम करेंगे 2 चीज़ों के ऊपर। ओशनोलॉजी होता है एक समुद्र विज्ञान और जो मेट्रोलॉजी होता है मौसम विज्ञान, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा, ठीक है।
तो जो एमओयू है, एमओयू मैंने बोला भी एक तरीका एग्रीमेंट है, ठीक है, तो उसके ऊपर काम करेंगे। तो म्यूचुअल जो यहां पर काम किया जाएगा जिससे कि इनहेंस किया जाएगा कोलेब्रेशन, कॉमन एक प्लेटफॉर्म के लिए जो म्यूचुअल कोऑपरेशन यहां पर करेंगे। साइंटिफिक एडवांसमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिनर्जी देखने को मिलेगी नेवी में। देखो देखो नेवी ना ओशन के अंदर काम करती है, और इसरो के सैटेलाइट जो है उनका अच्छे से हम लोग डेटा को अच्छे से एक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के लिए, अपने देश को डिफेंस के लिए। कल को कोई उल्टी सीधी हरकत हो तो कॉन्फिडेंशियल डेटा को कैसे पास में रखना है, ठीक है, नॉन कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है उसको कैसे शेयर करना है एक दूसरे के साथ में, क्योंकि डेटा जो है वो एक न्यू ऑयल है। और ये अभी यहां पर 2-3 साल पहले यहां पर अंबानी जी के द्वारा बोल दिया गया था, क्योंकि डेटा के ऊपर दुनिया खेलेगी, इसलिए चाइनीज कंपनी को लतिया कर यहां से भेज रहे हैं, क्योंकि वो हमारा डेटा जो है वो अपनी कंट्री में अपनी आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेज तक प्रोवाइड करा रही है, हमारे लोगों का डेटा। ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऑपरेशन जो यहां पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में बात करें तो ये काम कर रहे हैं यहां पर किस तरीके से, यहां पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, इसी के साथ में प्रोसेसिंग सैटेलाइट डेटा, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टूल, इनके ऊपर मिलकर काम करेंगे ताकि और एडवांस चीजों को लेकर चला जा सके। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीका मॉडल तैयार किया जा रहा है, मतलब कि कैसे चीज़ों को अच्छे से आगे लेकर यहाँ पर चला जा सकता है। और जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जिसके बारे में मैंने बात की, यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ये सेंटर आप लोगों को इसरो का देखने को मिलेगा अहमदाबाद के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर सेंटर के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा सेंटर है जो कि यहाँ पर एक तरीके से आप लोग कई सारे देखिए अलग अलग सेंटर बनाए जाते हैं अलग अलग पर्पज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोर कॉम्पिटेंस ऑफ द सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ स्पेस बोर्न और एयर बोर्न इंस्ट्रूमेंट पेलोड, जो कि यहाँ पर उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है। यानी कि लाइक जैसे चंद्रयान के आप लोग बात करें, मार्स मिशन हो गया, मंगल मिशन हो गया, तो यहाँ से काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन निकल कर आता है। तो ये आप लोग एक अच्छे आप लोग सिस्टम यहाँ पर बोल सकते हो। इंडियन नेशनल जो सैटेलाइट है, ठीक है, इसी के साथ में जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट है, तो कम्युनिकेशन जो ट्रांसपोंडर होते हैं डेवलप होते हैं वो यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यानी कि ये मिलकर काम करेंगे तो आने वाले टाइम में कुछ अच्छा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी किसके द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया, और ये कुछ बातें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए हल्की हल्का सा कम से कम। यूपीएससी ने 2011 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि टेली कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट जो होता है उसमें उसको रखा जाता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर में। तो जो सैटेलाइट है यहाँ पर, ठीक है, तो बोला गया सैटेलाइट इज सेड टू बी यहाँ पर एन जो सच एन ऑर्बिट व्हेन, तो कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जियो सिंक्रोनस, सर्कुलर, या फिर जो यहाँ पर जो एक तरीके से प्लेन ऑफ द इक्वेटर, ठीक है, ऑर्बिट लाई इन द प्लेन ऑफ द इक्वेटर, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बोला गया, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए हल्का हल्का सा, जो आप लोगों को या आईडी के बारे में याद रखेगा कि यहाँ पर इनकी डिस्टेंस कितनी होती है। इक्वेटर कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, जियो सिंक्रोनस जो है यहाँ पर, सर्कुलर जो है यहाँ पर, उनकी कितनी कितनी डिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी अर्थ के इक्वेटर की। तो ये सारी आप लोगों को ये एनसीईआरटी में देखने को मिल जाती है, खासकर जो 6th और 7th की आप लोग ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठाओगे ना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इसलिए कहता हूँ कि एटलीस्ट एनसीईआरटी जो है वो आप लोगों को कवर जरूर करनी है। एनसीईआरटी आप लोग के जो घर, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन का जो घर आप लोग बनाने वाले हैं ना, उसकी नींव है एनसीईआरटी, जिसके ऊपर पूरा आप लोगों का यूपीएससी की प्रिपरेशन टिकी होती है। और वो बेसिक चीजें अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप लोग स्टैंडर्ड किताबें कैसे पचा पाओगे। जीसी लियोन हो गई, बड़ी बड़ी जो किताबें हैं, खासकर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको कैसे आप लोग पचा पाओगे अगर बेसिक थ्योरी ही आप लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये जरूरी है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पर आप लोगों को इसका ए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था पूरा एक छोटा सा आर्टिकल जो कि यहाँ पर आप लोगों से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है यहाँ पर आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुकी है थोड़ा सा, एक वो भी कनेक्टिविटी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने आप लोगों को बोला था कि एटलीस्ट किसी एक आर्टिकल की एक बार पीपीटी बनाकर देखना, आप लोगों को पता चलेगा कि जो ये मैं पीपीटी आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ इसके पीछे कितनी मेहनत जो है वो की जाती है। टोटल मिलाकर लेक्चर जो है वो कई बार आप लोगों को पता है 80,000 से लेके 1 लाख तक का लोग देख रहे हैं। उस 1 लाख लोगों में से ओनली 7 से 8 लोगों के द्वारा जो है वो पीपीटी सेंड की गई है। समझ रहे हैं आप लोग कई सारे बोले हैं बनानी नहीं आती है, कोई बोले लैपटॉप नहीं है, चलिए वो अपनी जगह सही है, पर लेकिन मेरा पर्पज ये नहीं था कि आप लोग मुझे पीपीटी बनाकर सेंड करो। मेरा पर्पज ये था कि जो ये पीपीटी बनाई जाती है इसके पीछे जो मेहनत की जाती है, इसके पीछे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। एक बच्चा ये कह रहा है कि सर एक आर्टिकल बनाने में 1 घंटा लग गया, हालत खराब हो गई, ठीक है, उसमें क्वेश्चन तो फिर बनाए नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, तो यही मेहनत जो है वो आप लोगों के मम्मी पापा करते हैं आप लोगों के लिए।
वो फील करने की जरूरत है आप लोगों को। जैसे मैंने आप लोगों को फील कराने की कोशिश की है कि किस तरीके से सारी पीपीटी तैयार होती है, और जिस किसी ने नहीं की है एक बार फील करने के लिए एटलीस्ट आप लोग कोशिश करिएगा कि एक आर्टिकल आप लोग को बनाना है, प्रॉपर पिक्चर लगा के उसके अंदर में प्रॉपर हेडिंग डाल के, इसी के साथ में उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। तो इसको आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है, तो आप लोगों को अहमियत पता चलेगी। इसी तरीके से आप लोग के मम्मी पापा आप लोगों के लिए क्या चीज़ें कर रहे हैं, कितनी मेहनत वो कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोग को हमेशा इसलिए बोलते हो एक बार इसको ट्राई उसके बारे में सोच के देखेगा कि उनकी जगह अगर आप लोग होते तो क्या फिर भी आप लोग इतनी लापरवाही बरतते जितनी लापरवाही पढ़ाई में कई बार आप लोग बरतते हुए नजर आते हो। यार मत करो लापरवाही। अगर जिंदगी में 1 साल अपने आप को दे दोगे ना तो सारी उम्र जो है वो आप लोगों के हिसाब से चलेगी। पर लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलोगे कि हाँ बिल्कुल इस चीज़ में भी मन नहीं लग रहा है जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पर छोड़ा गया है, रखा गया है, तो ये आप लोग अपने साथ में तो धोखा कर ही रहे हो, अपने माँ बाप के साथ में, उनके पैसों के साथ में भी आप लोग एक तरीके से धोखा कर रहे हो। एक तरीके से अपने जमीर में आप लोगों को झांक कर यहाँ पर देखना चाहिए। तो ये जरूरी है, टाइम टू टाइम आप लोगों को इंसल्ट फील होनी चाहिए, खासकर जब घर वाले कुछ बातें बोलते हैं तो उसका आप लोगों को लगना चाहिए कि हाँ रियलिटी में यार काम करना चाहिए, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी बादशाह नहीं बना है। जिस भी आज की डेट में अच्छी पोजीशन पे है उसने जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव किया है, तभी जाकर वो उस पोजीशन पर बैठा है, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें, आई होप कि आप लोग इनके साथ में कनेक्ट करोगे और जिंदगी में अपनी लाइफ को इंप्रूव करोगे, और एक तरीके से कोई मेहनत कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करोगे। इंपॉर्टेंट न्यूज, और ये लोगों से आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ये जो न्यूज है इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ये एक स्कीम टाइप में भी आप लोग इसको देख सकते हैं। बात की जा रही है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में। तो ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो इसका नाम दिया गया है, ये एक पुराना आप लोगों को देखने को मिलता था जिसको ई विधान बोलते थे, उसी का अब यहाँ पर एक रीडिजाइन नेम हो गया नेशनल ई विधान। हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कितने राज्य हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, पता ही होगा कितने बताइए। तो टोटल मिलाकर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो 8 यूनियन टेरिटरी में से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर आप लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। हालांकि एक में अभी यहां पर होने जा रही है, दिल्ली और पुडुचेरी में ऑलरेडी है, और अभी JNK में होने जा रही है। तो यहाँ पर बाकी के जो स्टेट हैं यहाँ पर 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी, तो टोटल 31 ऐसे हमारे कंट्री में एरिया हो गए जहाँ पर प्रॉपर एक तरीके से ऐसा चलता है जैसे सिस्टम, जैसे पार्लियामेंट में प्रॉपर प्रोसीडिंग होती है ऐसे उनकी स्टेट असेंबली के अंदर में प्रोसीडिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसके अंदर में जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा, जो भी यहाँ पर वो कुछ भी डेटा अवेलेबल होगा उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है वन नेशन वन एप्लीकेशन के थ्रू, जिसका नाम रखा गया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो कि यहां पर इसको लेकर आ रही है। 21 स्टेट जो है वो एग्री हो गए इसके साथ में लिंक करने के लिए कि जो भी लेजिस्लेटिव यानी कि जो कार्यक्रम होगा, लेजिस्लेटिव बॉडी से रिलेटेड जो भी डेटा होगा उसको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि पेपर को एलिमिनेट किया जा सके। सबको ऑनलाइन करने की बात की जा रही है, तो इसका मतलब डिजिटल फॉर्म में चीज़ों को आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो ये कई सारे जो 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत अंडर स्टेट कैटेगरी, उनमें से एक प्रोजेक्ट आप लोग इसको भी यहाँ पर बोल सकते हैं, जिससे मैसिव डाटा जो होगा वो एक प्लेटफॉर्म पे होगा और लोगों को अगर इसके बारे में कुछ जानना भी है, पढ़ना भी है, तो उनको भी इसको लेकर आसानी होगी। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री का है, क्या है, पहले क्या था, अब क्या है, कुछ बेसिक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है, जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग के साथ में, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 के साथ में। तो इस तरीके से आप लोग टॉपिक को देखा करिए। ठीक है, सिलेबस के साथ में कोरिलेट करके चलोगे तो अच्छा रहेगा, उन्हें फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। दुनिया की पहली, वर्ल्ड में सबसे ऊंची, वर्ल्ड में सबसे छोटी, ऐसी कोई चीज़ें जब आप लोगों के सामने आती है ना, तो उससे अलग सर आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले आते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज के बारे में बात की जा रही है, कहीं और नहीं है, हमारे ही देश के अंदर है। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पर है, यहाँ पर ये, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा चेनाब जो रिवर है उसके ऊपर। लोकेशन कहाँ है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली ब्रिज बनाया जा रहा है इस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर, तो एक बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। देख रहे हैं यहाँ पर कैसा टेरेन है, यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये कोई आसान काम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ये अपने ही आप में बहुत ही पावरफुल काम है। इस जो यहाँ पर पॉइंट को यहाँ पर इस पॉइंट के साथ में यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरा बेस तैयार किया गया यहाँ पर एक शानदार तरीके से ब्रिज है। और ये किस रिवर के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये है चेनाब रिवर के ऊपर।
तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस रिवर के ऊपर एक कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, तो ऑल वेदर ये ब्रिज आप लोगों को देखने को मिलेगा, हर एक मौसम में यहाँ पर इससे फायदा पहुंचेगा। ये जो ब्रिज है ये लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है और इस जो इसकी ऊंचाई है वो है यहाँ पर 359 मीटर, यानी कि जो आईफिल टावर, कहाँ पर आईफिल टावर बताओ, इससे भी 30 मीटर ऊंचा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में है, जो कश्मीर के साथ में कनेक्टिविटी बनाएगा। इसी के साथ में जो कटरा से यहाँ पर बनिहाल के साथ में, इसी के साथ में यहाँ पर उधमपुर श्रीनगर जो बारामूला सेक्शन है कश्मीर रेलवे प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर ये कंप्लीट किया जा रहा है। तो एक शानदार एक नमूना होगा, दुनिया का एक अजूबा आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि इतनी ऊंचाई पर इतना शानदार ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो चेनाब रिवर के ऊपर है यहाँ पर ये। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। रोशनी करके यहाँ पर एक लैंप है, ये मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था, ये फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये एक लैंप बनाया गया हमारे देश में, जिसमें यहाँ पर आप लोग को खारा पानी यूज किया जा सकता है। और ये लैंप किसके द्वारा बनाया गया यहाँ पर, और ये पहला है जो इस तरीके से यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। ये एलईडी लैंप आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया है। इससे फायदा क्या होगा, जो लोग खासकर जो कोस्टल एरिया में रहते हैं उनको काफी फायदा देखा, उनकी लाइफ जो है थोड़ी सी ईजी हो जाएगी यहाँ पर। खासकर जो एक गरीब तबका है, फिशिंग कम्युनिटी जो है यहाँ पर, जो एक तरीके से मछली के ऊपर काफी डिपेंडेंट रहती है, तो ये आप लोगों से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। बोल देंगे बताइए क्या है यहाँ पर, ये एक रडार है, एक फोन है, एक एप्लीकेशन है, तो ये एक क्या है, एक लैंप है यहाँ पर, जो कि खारे पानी से चलने वाला लैंप आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। कोई भी इंडेक्स अगर पब्लिश किया जाता है तो उसमें आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पर इस इंडेक्स का नाम क्या है, दूसरे नंबर पर वो इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तीसरे नंबर पर इंडिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है उसके अंदर में, तो हाँ उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं। बात की जा रही है नेचर इंडेक्स, तो नेचर जो इंडेक्स है यहाँ पर वो एक इंडिकेटर है कि हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है आसपास वाला, उसमें कितनी इसके ऊपर स्टडी की जा रही है, रिसर्च की जा रही है, हाई क्वालिटी रिसर्च। तो नेचुरल और फिजिकल जो साइंस है, जिसमें केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अर्थ इन्वायरमेंट साइंस, फिजिकल साइंस, ये सारी आप लोगों को नजर आएगी। तो इसके द्वारा एक पूरा ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर अभी जो इंडेक्स तैयार किया गया है वो नेचर पोर्टफोलियो के द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि स्प्रिंगर नेचर का पार्ट है, जो कि एक एकेडमिक जो पब्लिशिंग कंपनी है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर इंडेक्स का नाम हो गया, कंपनी का नाम हो गया, पर ये कंपनी है कहाँ की, तो याद रखिएगा ये बर्लिन की है। बर्लिन मतलब जर्मनी के आप लोगों को ये कंपनी देखने को मिलेगी, जो कि नई नई ताजी अभी बनाई गई है नेचर के ऊपर फोकस देने के लिए। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आप लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में देख ही रहे हैं, तो इनको लगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक डेटा पब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये दिक्कत भी है क्योंकि आने वाले टाइम में और बड़ी दिक्कत बनने वाली है, तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा, अपना प्रमोशन भी हो जाया करेगा, इसी के साथ में लोग जो है जानेंगे पढ़ेंगे हमारे बारे में, तो कंपनी का नाम भी बढ़ेगा। तो ये भी एक तरीका होता है यहाँ पर कि जब थोड़ी सी टीम उठाकर उसमें लगा दी रिसर्च स्टडी करने में। और ऐसा नहीं है घर घर जाकर पूछते हैं भाई साहब पोल्यूशन कितना है, अरे मिट्टी का कितना है यहाँ पर, जो कितनी मिट्टी जो बर्बाद हो रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स उठा लेते हैं और वहाँ से कई बार अपने इंडेक्स तैयार कर देते हैं। चलिए जो भी है, अच्छी बात यहाँ पर यह कि इसके अंदर में जो नेचर इंडेक्स है यहाँ पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यहाँ पर रैंक की गई है फर्स्ट नंबर पर। जो इंडियन जो यूनिवर्सिटी है उसमें 16th है ये अमंग द जो एकेडमिक सेक्टर के अंदर में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है बेसिकली। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में अगर पूछ ले कोई आप लोग कल को यहाँ पर इन पर्सनैलिटी के बारे में, तो ये मत बोलना यार कहाँ से आ गई और कौन सी पर्सनैलिटी, इनके बारे में तो हिस्ट्री में कहीं पढ़ा ही नहीं है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में है और क्वेश्चन ही बन सकता है गुरुदास राठौर के बारे में। तो कोई आप लोगों से पूछे गुरुदास राठौर कौन थे, तो इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और हिस्ट्री के अंदर में जीएस पेपर 1 के अंदर में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं हिस्ट्री के अंदर, वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा। 1638 तक यहाँ पर और 1718 तक इनका टाइम ड्यूरेशन देखने को मिला इनकी जिंदगी। अभी न्यूज़ में क्या है, डिफेंस मिनिस्टर हमारी कंट्री के राजनाथ सिंह जी के द्वारा इनकी स्टैचू जो अभी यहाँ पर उनकी स्टैचू जो है इनकी तस्वीर जो है वो अनवील की गई है, इनकी एक स्टैचू यहाँ पर इनकी रखी गई है। इनको वीर दुर्गादास राठौर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा काफ़ी बहादुरी के काम किए गए। और ये जो महाराजा जसवंत सिंह थे मेवाड़ यानी कि जोधपुर के अंदर, जो यहाँ पर उनके ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उनके यहाँ पर ये उनके साथ में कनेक्टेड थे। इनके द्वारा यहाँ पर इनका जो बेटा था खासकर अजीत सिंह, उसको जब यह छोटा था उसको प्रोटेक्ट किया गया मुगल एम्परर औरंगजेब से 17th सेंचुरी के अंदर में। इसी के साथ में राठौर के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से जो डायनेस्टी है
खासकर अगर बात करें मेवाड़ वाले एरिया में, तो इनके द्वारा जो मुगल घुस आए थे यहाँ पर जोधपुर के अंदर, उनको भगाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया गया। खासकर औरंगजेब की डेथ के बाद में, जो कि 1707 में हुई, इंपॉर्टेंट इवेंट है, काफ़ी बड़ा हिस्ट्री का, याद रखिएगा। उसके बाद में जो उसका बेटा था औरंगजेब का, ठीक है, तो औरंगजेब का सन था यहाँ पर जिसका नाम था यहाँ पर मोहम्मद अकबर, ठीक है, तो उसको सक्सेशन कराने में हेल्प की, क्योंकि उस टाइम पर जब राजा मर जाता था तो अक्सर जो मुस्लिम रूलर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि अपने ही भाइयों को मार मार कर राजा बनने की होड़ रहती थी यहाँ पर, ठीक है, तो ये सिचुएशन नजर आती है। तो यहाँ पर इनका काफी बड़ा रोल था। पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि काफी एक वीर पर्सनैलिटी थे, इसी के साथ में लॉयल, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, कभी भी किसी के साथ में विश्वासघात नहीं किया, ऑनेस्ट बने रहे और बहादुर इंसान थे यहाँ पर। और अभी इनकी स्टैचू अनवील की गई है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो बेसिक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, माइंड में क्लैरिटी रखनी है। कुछ वन लाइनर के देखने को मिलेंगे आप लोग क्वेश्चन, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग ही कई बार बन जाते हैं। सबसे पहली बात की जा रही है पंजाब और हरियाणा की ज्वाइंट कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था उसका नाम चेंज किया जा रहा है, बड़ा ही शानदार, मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लगा ये। शहीद भगत सिंह जी के नाम पर उस एयरपोर्ट का नाम रखा जा रहा है। अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो है वो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एक्सरसाइज जिसका नाम है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ये कंक्लूड की गई। ये आप लोग याद रखिएगा, पर्थ, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, ठीक है। स्कॉटलैंड म्यूजियम के अंदर में हमारी कंट्री के कई सारे आर्टिफैक्ट रखे हुए हैं वहां पर, वो जिनको रिटर्न करने की बात की जा रही है। तो स्कॉटलैंड म्यूजियम के अंदर यहाँ पर ये बातें निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट बात बोल सकते हो। यूनियन मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, ये अभी यहाँ पर चाबार विजिट कर रहे हैं, ताकि ईरान पोर्ट जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा सके, उसको रिव्यू किया सके वर्क, और चीज़ों को अच्छे से आगे लेकर चला जा सके, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो ये चाबार पोर्ट कहाँ पर है? ये ईरान के अंदर में है। तो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसको फिर से अच्छे से सही डायरेक्शन में लाने की बात की जा रही है। फॉर्मर झारखंड गवर्नर जिनका नाम है सैयद सबते, ठीक है, राजी, वो अभी रिसेंटली हमारे बीच में नहीं रहे, लखनऊ में उनकी डेथ हो गई। इजिप्ट के द्वारा रिलीज किया गया एक पोस्ट स्टैम्प पे 75 एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि 75वीं एनिवर्सरी किस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा सेलिब्रेट की जा रही है रिलेशन की इंडिया के साथ में। तो बोल सकते हैं कि आज़ादी के साथ में, जब हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, तब से हमारे रिलेशन है, क्योंकि अभी भी हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और 75वीं एनिवर्सरी भी यहाँ पर रिलेशन की सेलिब्रेट यहाँ पर की जा रही है। तो ये एक पॉजिटिव आप लोग बात यहाँ पर बोल सकते हैं। इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो वहां पर भी आप लोग इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक और कोऑपरेशन के अंदर अगर बात करेंगे आप लोग यहाँ पर, यानी कि इकोनॉमिक न्यूज़ में क्या निकल कर आ रही है, जो मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किया, ये यहाँ पर आप लोगों से जो बेसिकली ग्रामीण उद्यमी जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए है, याद रखिएगा, यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी यूथ के लिए, उसका सेकंड फेज अभी यहाँ पर लॉन्च किया गया। वर्ल्ड के लेवल पर अगर आप लोग बात करेंगे, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है यहाँ पर जापोरिजिया, ये एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन के अंदर में। विजिट नहीं करने दे रहा था रसिया अब तक यूएन के ऑफिसर्स को, अब विजिट करना अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट कई बार यहाँ पर मैच करने के लिए आ जाते हैं, जहां पर कोई ना कोई न्यूज़ में रहता है, तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और कई बार कंट्री को भी मैच करने के लिए आ जाता है कि किस कंट्री में पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लोगों को देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है, पर लेकिन एक दुखद भरी घटना आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन जिनका नाम था यहाँ पर समर बद्रू बनर्जी, वो रिसेंटली अभी 92 की एज में हमारे बीच में यहाँ पर नहीं रहे, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड थे यहाँ पर? ये थे किससे रिलेटेड? फुटबॉल से रिलेटेड। तो इसलिए यहाँ पर, और फुटबॉल अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, वो आप लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसी कैसी हरकतें अभी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो उसके चलते भी आप लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। ये आज की 5 नई वोकेबलरी हैं जो कि आप लोग के शब्दकोश में आप लोग को ऐड करनी है, जिसके सिनोनिम्स और इसी के साथ में एंटोनिम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर 5 शब्द हैं, इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करने हैं। इंग्लिश भी इंप्रूव करेगी, स्पीकिंग, आंसर राइटिंग भी, एस्से राइटिंग भी, और आप लोग वोकेबलरी वगैरह जो पूछ ली जाती है एंटोनिम्स सिनोनिम्स, वो भी जिस भी एग्जाम में पूछ जाते हैं तो काम आएंगे, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा। बात की जा रही है सेग्रिंग के बारे में, तो इसका मतलब चिड़, यानी कि अनोइंग, यानी कि एक तरीके से चिढ़ जाना, डिस्ट्रैक्ट, इरिटेट होना, वो सारी बातें, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है एग्नोमी, यानी कि एक तरीके से बदनामी, एम्बेरसमेंट, बेइज्जती हो जाना। रैम्पेंट का मतलब होता है अनियंत्रित, यानी काफी लार्ज स्केल पर चीजें फैल जाना। लोग जाम, गतिरोध, कई बार है कि जाम लग गए यहाँ पर, तो उसमें एक तरीके से लोगों ने जाम लगा दिया, ऐसे याद रख लेना। एस्टवाइल, भूतपूर्व, यानी कि फॉर्मर कोई पास्ट वाली चीजें, उसके बारे में ये शब्द यूज किए थे, ठीक है। तो ये बेसिक है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए।
बाकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो थी कल, इनके बारे में मैंने पूछा था, तो कौन थे यहाँ पर, ये है हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ये 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। बहुत ही शानदार तरीके से आंसर दिए गए यहाँ पर सानू के द्वारा, बहुत ही डिटेल में। नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, वो है यूयू ललित साहब, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं, आर्टिकल 120। तो इस तरीके से आप लोग अगर आंसर देते हो तो अच्छा लगता है, इस तरीके से आप लोगों को पार्टिसिपेट करने। काफ़ी डिटेल में इनके द्वारा आंसर दिए गए बहुत ही शानदार तरीके से। और इसी के साथ में यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किए थे, उसका भी एक ओवरव्यू इनके द्वारा दिया गया, क्या क्या इनके द्वारा फीडबैक दिया गया है। तो फीडबैक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पर्सनली, जब कोई काम आप लोग करते हो तो मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे से काम आप लोगों ने किया है। तो इसी तरीके से फीडबैक एक तरीके से मेरे लिए होता है और इसी के साथ में यूट्यूब के लिए भी होता है, ठीक है, कि यूट्यूब को कैसा लग रहा है सारी चीज़ें। तो ये था पूरा आज का डिबेट डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने सारे आर्टिकल जो है अच्छे से एंजॉय किए होंगे। इसका फीडबैक आप लोगों को जरूर देना है और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करनी है, सारी इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। अगर कोई भी चीज़ें यूज़ करनी है तो वो नेचर फ्रेंडली आप लोगों को यूज़ करनी है। तो ज़िंदगी में अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। कोई भी दिक्कत, समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।